तो डियर स्टूडेंट, अब तक हम देख चुके हैं सरकम सेंटर और इंसेंटर के बीच में रिलेशन, लेकिन अभी हम देखेंगे तो रिलेशन के ऊपर एक क्वेश्चन भी करा दिया मैंने आपको। अब देखते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। अब आप ये सब जानते ही हैं कि सरकम सेंटर क्या होता है। सरकम सेंटर को परिकेंद्र कहते हैं, आप पढ़ चुके हैं पहले, सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं आपको। इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर होता है अंतः केंद्र, जिसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और सरकम सेंटर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब बात की जाए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला वो होता है कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर इंटू आर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी फॉर्मूले से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, ये बोला गया क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड आर, अर्थात सरकम सेंटर एंड इन सेंटर, इफ साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3, 4, 5। ठीक है, 3, 4, 5 साइड हैं, तो इससे आपको एक चीज़ फिक्स हो गई है क्या, कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, पाइथागोरस में लगा सकते हैं। अब डायरेक्ट आपको पता है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। ये डिस्टेंस से पूछ रहा है नाम से, क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ये हम जानते हैं। तो दोनों के बीच डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर, अर्थात सरकम सेंटर की जो रेडियस है उसका स्क्वायर माइनस 2 सरकम सेंटर की रेडियस इनटू इन सेंटर की रेडियस। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर निकालना है हमें। तो देखो, कैपिटल आर क्या होता है हम सब जानते हैं। कैपिटल आर जो होता है वो होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल। अब यहाँ पे आप सब जानते हैं ए बी सी क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल है, और डेल क्या है, डेल इंपॉर्टेंट है। तो डेल आपको पता है क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। ए बी सी क्या हो गया, 3 हो गई ए, बी 4 और सी हो गई 5। ठीक है, 4। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस 4 मान लिया, हाइट मैंने 3, या 3 और 4 में से कुछ ही मान लो, वो हो जाएंगी आराम से। अब देखो, अब इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 2 से कट गया 2 बार, ठीक है। ये 4 से कट गया 4 बार, और ये 6, ये 3 से 3 बार कट गया। ये आएगा आर बराबर आ गया कैपिटल आर, अर्थात सरकम सेंटर की रेडियस है वो आ गई 5/2। अब मैं याद कर लेता हूँ स्मॉल आर। अब स्मॉल आर क्या होता है, स्मॉल आर होता है डेल अपॉन एस। अब आप जानते हो डेल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एस क्या होता है, पैरामीटर बाई 2 होता है। ठीक है, तो डेल निकाल लेते हैं, 1/2 4 इंटू 3। एस क्या होता है, एस होता है पैरामीटर बाई 2। तो पैरामीटर याद करेंगे तो सबको जोड़ देंगे, 4 + 3 + 5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब ये निकाल लेते हैं यहाँ से। तो देखो, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 2 बार। तो ये कितना आ गया, देखो 4 और 3 7 और 5 12, 12 में से 2 से डिवाइड करेंगे 6, और ऊपर कितना है 2 × 3/6 = 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो स्मॉल आर आ गई हमारे पास वो आ गई 1, अर्थात इन सेंटर की जो रेडियस है वो 1 आ गई है, और सरकम सेंटर की रेडियस है वो 5/2 आ गई है। तो यहाँ से हमको पता लग गया है कि आर अर्थात सरकम सेंटर की रेडियस 5/2 है, तो वहीं पे इन सेंटर की रेडियस 1 है। इसको ज्ञात करते हैं। देखो, अंडर रूट ये 5/2 का स्क्वायर, तो 5/2 का स्क्वायर माइनस 2 5/2 इंटू 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सेंटर 1 है। अब नॉर्मल सॉल्यूशन करते हैं। देखो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ बचेगा 25/4 हो जाएगा, क्योंकि 5/2 का स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 5। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो क्या आ गया, 25 - 20/4। तो रूट में क्या आ गया, रूट 5/4, या फिर इसका लेंगे तो ये हो सकता है रूट 5/2। तो ये क्या हो गया, ये आ गई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी आई है, रूट 5/2 क्या आई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं रूट 5/2 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद करके रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। फॉर्मूले के बेस पे ही हम डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें हम पढ़े। देखो, अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, चीज़ मैंने आपको पहले बता दी थी। अभी आगे देखते हैं ट्रायंगल में। तो अब देखते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर अर्थात लंब केंद्र। अब तक देखो पढ़ क्या चुके हैं, पहले तो ये देख लेते हैं कि लंब केंद्र होता क्या है। तो सभी
लंब क्या होता है? हाइट। एक्चुअली जो लंब होता है वो हाइट होती है। तो सभी लंबों का मिलान बिंदु लंब केंद्र होता है। अब कैसे मिलान बिंदु कैसे? जैसे ये है, ये क्या है? शीर्ष। ए से सामने वाली भुजा पे लंब डाला तो लंब आपको 90 डिग्री में भी काटेगा। ये बात भी सही है कि 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये BC को दो बराबर भागों में बांटे, सिर्फ लंब डालेगा। जबकि हमने देखो अब तक जो पढ़े थे वो सारी चीज़ चर्चा कर लेता हूँ मैं आपसे। सबसे पहले पढ़ा था मैंने केंद्रक। तो केंद्रक क्या होता था आपको पता ही है, माध्यिकाओं का मिलान बिंदु। और माध्यिका क्या होती थी? माध्यिका होती थी हमारी सामने वाली भुजा की भुजा समद्विभाजक हो। उसके बाद पढ़ा था हमने परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या पढ़ा था? परिकेंद्र पढ़ा था हमने लंब समद्विभाजक। ठीक है, क्या पढ़ा था? लंब समद्विभाजक, ये पढ़ा था। अब इसके बाद बात की जाए तो उसके बाद पढ़ा था हमने अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है? तो अंतः केंद्र था हमारा जो कोण है, कोणों का समद्विभाजक का मिलान बिंदु। ठीक है, अब वहीं पे बात की जाए लंब केंद्र हम पढ़ रहे हैं, तो लंब केंद्र क्या होता है? सिर्फ हाइट का या लंब का मिलान बिंदु। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेती हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं? तो देखो मैंने क्या बताया था आपको, ये लिखा हुआ है AC इज ग्रेटर देन AD। तो AC कहाँ है? तो देखो हम देखेंगे AC ये हो गई A से लेके C तक, ये AC हो गई। AC किससे बड़ी है? AD से। ये AD से बड़ी है। ये आप जानते हो कैसे? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो सामने वाली भुजा ये कितना हो गया? कर्ण। तो कर्ण तो बड़ा होगा ही होगा, तो इसलिए ये हो गया पहला वाला। दूसरा देखते हैं BC सॉरी, तो BC ये बड़ी होगी। किससे बड़ी होगी? कैसे होगी? क्योंकि मान के चलो मैं इस पर आगे से लंब डालूंगा, ये तो ये भी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और 90 डिग्री सामने वाली ये हो गया कर्ण, तो ये किससे बड़ी होगी? CF से बड़ी होगी। तो CF ये हो गया, तो ये 2 हो गया। वहीं पे AB, तो AB ये पूरी वाली भुजा ये बड़ी हो जाएगी। कैसे? क्योंकि मैं यहाँ पे लंब डालूंगा तो ये 90 डिग्री का बन जाएगा, तो ये AB बड़ी हो जाएगी BE से। तो ये समीकरण 3 हो गया। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं। देखो AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AD प्लस CF प्लस BE। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ है, देखो स्टेटमेंट में लिख दिया है मैंने कि किसी भी त्रिभुज की भुजाओं का योगफल उसकी हाइट या फिर उसकी ऊंचाइयों या उसके लंब, इसको लंब भी लिख सकते हैं या फिर लंब भी लिख सकते हैं, लंब के योगफल से अधिक होता है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है क्या? कि भुजाओं का योगफल लंब के योगफल से अधिक होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्या था? एक डायरेक्ट स्टेटमेंट था जिसको हमें याद करके रखना है। तो ये इसका एक प्रॉपर्टी थी। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और आती है, वो क्या? ये एंगल BOC ये ज्ञात करना है हमें, ये एंगल क्या होगा, इस एंगल के बारे में चर्चा करनी है। तो देखो इससे पहले जो चीज़ें बता चुका हूँ वो मैंने आपको बता दी कि क्या होता था। सबसे पहले परिकेंद्र में देखते थे, तो परिकेंद्र में क्या होता था? जो भी एंगल दे रखा है उसमें वो ऊपर वाले एंगल का दोगुना होता था। वहीं पे बात की जाए, सॉरी परिकेंद्र में ये होता था। उसके बाद की जाए अंतः केंद्र की, तो अंतः केंद्र में क्या होता था? 90 प्लस A/2 हो जाता था। अब यहाँ पे क्या होता है? 180 माइनस A, अर्थात ये जो एंगल है ये हमें ज्ञात करना है BOC। तो 180 में से एंगल A घटा देंगे। कैसे? देखो ये चीज़ आपको पता लग गई क्या कि हम लंब डाल रहे हैं, सारी चीज़ लंबी से ही तो आ रही हैं, ये चीज़ आपको पता लग रही है। तो देखो मैं इसको प्रूव करके बता देता हूँ। लंब डाला तो मान के चलो ये हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये पूरा C है। अगर मैं ये देख लूँ, इसको मैं D लिख दूँ मान के चलो। अगर मैं बात करूँ BDC त्रिभुज की, तो ये कितना? ये पूरा C है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस C। वहीं पे मैं बात कर लूँ, यहाँ पे लंब डाल दूँ और इसको लिख दूँ E, और फिर मैं बात करूँ कि मुझे देखना है ट्रायंगल BCE में, और BCE में देखूंगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये मेरा पूरा, देखो इसको पूरे को देखूंगा ना मैं, तो ये मेरा क्या है? ये B है, तो ये कितना बचेगा? ये बच जाएगा 90 माइनस B। ठीक है, ये चीज़ निकल के आ गई। अब हम इन्हीं चीज़ों को लिख देते हैं। कैसे? कि एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से अगर मैं इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, इन दोनों एंगल को माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा। तो माइनस 90 डिग्री माइनस C माइनस 90 डिग्री माइनस B, ये एंगल आ गए। सबसे बड़ी बात कि शुरू में माइनस है तो उसमें से मेरे को घटाना है। ठीक है,
नहीं, ये लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 2 बार माइनस कर दिया है मैंने। अब कर लेते हैं, देखो तो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री, और माइनस माइनस क्या होगा तो 180, 180 से 180 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस माइनस जाएगा तो प्लस का सी हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का बी हो जाएगा। अब ये बताओ बी प्लस सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, बी प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये चीज़ आपको बतानी है। तो आप कहेंगे बी प्लस सी ये कंप्लीट है, तो बी प्लस सी को लिख सकता हूँ मैं 180 डिग्री माइनस ए, लिख सकता हूँ ना। अगर इस वाले और इस वाले एंगल का एडिशन करूँगा तो क्या बचेगा, 180 में से ए डिग्री को एक को घटा दूंगा तो वही मेरे पास बचेगा। तो बी ओ सी कितना हो जाएगा, एंगल 180 डिग्री माइनस ए। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर मान के चलो इसी में मैं ये बात करता, इस वाले ट्रायंगल में इन सबको हटा देता हूँ मैं, ये हटा दिया, और मैं आपसे पूछता कि मेरे इसको आप ये बताओ कि ये याद मुझे यहाँ से नहीं करना, मुझे याद करना है ये वाला एंगल याद करना है मुझे। ये अब तो मैंने ये वाला याद किया है, अब मैं बात करता हूँ आपसे, ये याद करना है मुझे ए के विपरीत वाला। देखो एक तो ये हो गया ए के विपरीत वाला, वहीं पे बात की जाए बी के विपरीत वाला क्या होगा, सी के विपरीत वाला क्या होगा, तो जिसके विपरीत हम याद करेंगे। जैसे यहाँ पे बी ओ सी याद किया मैंने, बी ओ सी, तो इसके अपोजिट में क्या है ए, तो बस 180 में से ए माइनस कर देना है। अगर मान के चलो मुझे ये याद करना है, ये वाला एंगल, ये एंगल मुझे याद करना होता है ये वाला, तो मैं क्या करता, फिर 180 में से मैं सी माइनस कर देता। अब वहीं पे मान के चलो फिर मुझे ये वाला एंगल याद करना होता, ठीक है, क्योंकि बी माइनस करना है मुझे, तो ये वाला एंगल याद करना होता ये वाला, तो फिर मैं क्या करता, फिर बी माइनस कर देता 180 में से। तो इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना है, ये बार बार बताया नहीं जाएगा, एक ही तरीके से सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ तक समझ पाए। अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो लंब केंद्र पढ़ लिया हमने, लंब केंद्र क्या होता था ये आपने पता लगा दिया, क्या लंब का समद्विभाजक बिंदु है वो लंब केंद्र होगा। अब देखते हैं हम बाह्य केंद्र अर्थात एक्स सेंटर। तो बाह्य केंद्र क्या होता है अर्थात एक्स सेंटर क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो एक्स सेंटर होता है त्रिभुज की एक अंत्यकोण का समद्विभाजक तथा अन्य दो बाह्य कोणों के समद्विभाजक का मिलान बिंदु। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि बाह्य केंद्र क्या होता है। त्रिभुज के सिर्फ एक कोण का एक अंत्यकोण, अंत्यकोण कितना लेना है, सिर्फ एक। जैसे ये मैंने अंत्यकोण ले लिया, इसका समद्विभाजक कर दिया ये, और बचे कुछ ये दो अर्थात बी वाला और सी वाला, ये क्या है दो कोण, कौन से बाह्य कोण से लिए मैंने बी और सी, और अंत्य कौन सा लिया ए। बी और सी का बाह्य समद्विभाजक, तो इसका समद्विभाजक का मिलान बिंदु ई हो गया। क्या कहलाता है, बाह्य केंद्र कहलाता है। अर्थात अगर मैं यहाँ से अगर मैं लेके कंप्लीट ये वाली, ये अगर मैं इसकी रेडियस मान लूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अब अगर मैं एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ तो बी सी को भी करेगा, अर्थात देखो इसने इसको भी किया, फिर ए बी को बढ़ाया तो ये ए बी वाली रेखा हो गई और ए सी वाली हो गई, तो तीनों ही कर लिया एक तरीके से इसने। तो ये आपको याद रखना है। अब मान के चलो यहाँ पे देखो, मैंने जब बताया था आपको कि अंत्य केंद्र बताया था ना, अंत्य केंद्र, और उसमें मैं कौन की बात कर रहा था, तो उसमें कौन क्या हो रहा था 90 डिग्री प्लस a/2। वहीं पे बाह्य की बात हो जाए तो वहाँ पे देखो माइनस लगाना है आपको, क्या 90 डिग्री माइनस a/2, क्योंकि बाह्य तो इसलिए माइनस, और अंत्य होता तो प्लस हो जाता। अब वहीं पे देखो इसकी जो रेडियस है वो अलग अलग निकलेगी, क्यों, क्योंकि एक तो यहाँ पे बनेगा ये, एक तो ये वाला सर्किल बनेगा, एक यहाँ पे ये वाला सर्किल बनेगा, और एक यहाँ पे ये वाला सर्किल बनेगा। तो इस तरीके से 3 सर्किल बनेंगे, ठीक है, अलग अलग तरीके से 3 सर्किल बनेंगे। तीनों सर्किल की अगर मैं पूछूं, क्योंकि देखो यहाँ पे ये ए वाली है तो ए के सामने वाली जो रेडियस हो जाएगी ये ए हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर मुझे रेडियस ज्ञात करनी चाहिए R1 R2 R3, हालांकि रेडियस सबकी अलग अलग होगी, तो डेल अपॉन एस माइनस ए, डेल अपॉन एस माइनस बी, डेल अपॉन एस माइनस सी। तो ये हमको रेडियस इसकी याद करके रखनी है, अर्थात ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई। देखो सारी चीज़ हमने पढ़ ली। सबसे पहले पढ़ा मैंने केंद्रक, ठीक है, केंद्रक मैंने बताया है आपको क्या होता है, माध्यिकाओं का मिलान बिंदु। उसके बाद पढ़ा मैंने परिकेंद्र। अब परिकेंद्र के बारे में मैंने बता दिया, परिकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र होता है लंब समद्विभाजकों का मिलान बिंदु, ठीक है। उसके बाद पढ़ा मैंने बाह्य केंद्र, अंत्य केंद्र पढ़ा था, अंत्य केंद्र पढ़ा था। अंत्य केंद्र क्या होता है, जो भी एंगल हैं एंगलों के समद्विभाजक का मिलान बिंदु। उसके बाद पढ़ा था मैंने अंत्य केंद्र हो गया, लंब केंद्र पढ़ा था, लंब केंद्र। अब लंब केंद्र क्या होता था, जितने भी हाइट हैं ट्रायंगल की या जितने भी लंब डाले गए उनका मिलान बिंदु।
उसके बाद क्या पढ़ा था मैंने, उसके बाद पढ़ा है मैंने बाह्य केंद्र। बाह्य केंद्र क्या होता था, किसी भी एक एंगल का किसी भी एक अंतः केंद्र का अंतःकोण, एक अंतःकोण होगा, एक अंतःकोण का समद्विभाजक और शेष दो बाह्य कोण का समद्विभाजक का मिलान बिंदु बाह्य केंद्र होगा। तो ये सारी चीजें पढ़ी, इसके अलावा प्रॉपर्टीज पढ़ी, प्रॉपर्टी और इसके अलावा एंगल पढ़े। एंगल्स का एक बार मैं वापस से रिवीजन करा देता हूँ आपको। तो इसका क्या पढ़ा था मैंने, इसका पढ़ा था मैंने 2√a, अर्थात जो भी एंगल होगा उसका दुगना। वहीं अंतः केंद्र की बात की थी, तो अंतः केंद्र क्या पढ़ा था, 90 डिग्री प्लस √a/2। वहीं लंब केंद्र की बात करें तो वो क्या है, 180 डिग्री माइनस a। वहीं बाह्य केंद्र की बात करें तो वो क्या पढ़ा था, 90 डिग्री माइनस a/2। देखो यही सारी चीज़ें पढ़ी थी मैंने। वापस से एक बार देखता हूँ, ये थोड़ा कन्फ्यूज होंगे। हाँ सही है बिल्कुल, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने एंगल का पढ़ा था। परिकेंद्र में एंगल क्या होता था, 2√a, विपरीत वाला एंगल है उसका दुगना। अंतः केंद्र में विपरीत वाले एंगल का आधा और उसमें 90 जोड़ देना है। लंब केंद्र में 180 वाले में से विपरीत एंगल है वो घटा देना है। और वहीं पे बाह्य केंद्र में क्या पढ़ा था मैंने कि 90 डिग्री के एंगल में से जो अपोजिट एंगल है उसका हाफ माइनस कर देना है, क्योंकि बाह्य इसलिए माइनस करना है। तो इन चीज़ों को समझे। अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो एंगल यहाँ पे, ट्रेंगल अपना यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता पूरी तरीके से, लेकिन ट्रेंगल की बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। अभी देखते हैं हम सर्वांग समता अर्थात सिमिलरिटी। तो अभी सिमिलरिटी के बारे में चर्चा करेंगे, क्या होती है सिमिलरिटीज अर्थात सर्वांग समता। देखो दो वर्ड अब तक आपने क्या है, जब तक हम चीज़ों को पढ़ते थे, जब 6th-7th क्लास में थे, तो पहली बार इस शब्द से पंगा पड़ा था अपना कि सिमिलरिटीज या सर्वांग समता क्या होता है। या देखो तो दो वर्ड आते हैं, एक तो आती है सर्वांग समता और एक सर्वांग समता का मतलब होता है समानता, और एक होता है समान अर्थात इक्वल। सिमिलरिटीज कैसे, जैसे ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है, लेकिन ये बड़ा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल बड़ा है और जबकि ये वाला ट्रायंगल छोटा है। जैसे एक बड़ा नीम का पेड़ और एक छोटा नीम का पेड़, या एक मझला नीम का पेड़। तो ये क्या होगी, सिमिलरिटीज होगी। कैसे, नीम की पत्तियां जैसे बड़े वाले नीम के पेड़ में आएंगी, उसी तरीके से छोटे वाले नीम के पेड़ में आएंगी। एक पीपल का पेड़ बड़ा वाला, एक छोटा वाला, तो पत्तियां सेम है, तना भी सेम है, लेकिन बड़ा और छोटा हो सकता है, लेकिन उनकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसको बोलते हैं सर्वांग समता अर्थात सिमिलरिटीज। एक होता है इक्वल। इक्वल का मतलब होता है बिल्कुल इक्वल, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ बराबर होगी तो इक्वल होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सिमिलरिटीज अर्थात सर्वांग समता। तो इसके बारे में देखेंगे। सर्वांग समता क्या होता है, ये देखो, सभी संगत भुजाओं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे, तो इसको बोलते हैं सर्वांग समता। क्या, सभी संगत भुजाओं, संगत भुजाएं क्या होती हैं, जैसे इस वाले ट्रायंगल का आधार BC है तो इस वाले ट्रायंगल का आधार EF होगा, अर्थात BC और EF सर्वांग समता होगी। किस तरीके से आगे मैं आपको बताऊंगा। तो देखो ये मैंने दो ट्रायंगल ले लिए, कौन कौन से, पहला ट्रायंगल ले लिया मैंने ABC, दूसरा ट्रायंगल ले लिया मैंने DEF, दो ट्रायंगल ले लिए। इसकी हाइट हो गई H1, दूसरे की हाइट हो गई H2। ये देखो देखने में एक जैसे लग रहे हैं, एक जैसे मतलब सिमिलर हैं, बड़ा और छोटा है, लेकिन है ट्रायंगल ही, वहीं पर हाइट भी है, तो ये H2 है, ठीक है H2। अब देखो सिमिलरिटी का नियम कैसे निकाला, AB, अब इसमें भुजा कौन सी है, A से लेके B तक, ठीक है, तो मैंने ले ली AB। तब AB से मैं किसकी वो करूंगा, मैंने क्या बताया था कि सभी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, AB/DE। तो AB से किसकी तुलना करूंगा, DE की। तो AB का और DE का रेशो बराबर होगा क्योंकि आपस में बराबर है। BC और BC से जैसे कौन सी है, EF, तो नीचे ले लिया EF। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लेना आपको कि यहाँ पे AB ले लो। बहुत से बच्चे पता है क्या कन्फ्यूजन रहते हैं, बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यहाँ पे उन्होंने AB ले लिया तो अब DE आना है, यहाँ पे देखो ये DE आना है तो DE को वो यहाँ पे लिखते हैं DE। ये नहीं होता, ये तो फिर तो सिमिलरिटी हो जाएगी, एक तरह सिमिलरिटी नहीं होगी, समानता हो जाएगी। तो हमें क्या लेना है, सिमिलरिटी लेनी है, अर्थात सर्वांग समता लेनी है, न कि समान चीज़ों को। तो क्या लिखा, AB/DE बराबर क्या होगा, BE, तो BC कहाँ पे, BC, तो BC से कैसे कौन सी तुलना करेंगे, ये BS, इससे तुलना करेंगे EF की, तो BC/EF आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है,
आगे है अपना ए सी, तो ए सी कहाँ पे है, ए सी ये रहा। अब ए सी से किसकी तुलना करेंगे, डी एफ की, तो ए सी डी एफ हो गया। अब वहीं पे इसका एच वन है तो एच वन से तुलना करेंगे एच टू की। अगर मीडियम की बात की जाए तो एम वन एम टू अलग मीडियम हो जाएगी। अगर सरकम सेंटर रेडियस की बात की जाए तो रेडियस आर वन आर टू हो जाएगी। अब वहाँ पे बात की जाए डेल की अर्थात एरिया की, तो एरिया डेल वन अपॉन डेल टू, लेकिन इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, रूट आएगा, न कि डायरेक्ट लिखूंगा। आप कहेंगे कि आपने डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा, इसमें रूट क्यों लगाया। तो देखो ये जो ऊपर वाली लाइन लिखी है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे ठीक ढंग से और समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने रूट क्यों लगाया है, डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा। मैंने लिखा है सभी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। क्या लिखा है, भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। और जबकि हम डेल निकालते हैं, डेल में क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, अर्थात बेस वाली भी आ जाती है हाइट वाली, अर्थात 2 भुजा आ गई इसमें। और जबकि मैंने क्या लिखा था, भुजा के अनुपात बराबर होते हैं, तो एक भुजा दोनों भुजा आ गई, तो 2 भुजा आ गई, तो इसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, और ये एक 2 भुजा आ रही है ना, तो इसलिए मैंने उसका रूट लिया है। तो रूट लेने से क्या है, फिर एक ही भुजा मेरे पास बच जाएगी। तो ये लिखा है मैंने, बिकॉज एरिया है और एरिया में क्या होता है, स्क्वायर होता है, सो हम रूट लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें तो सिर्फ भुजाओं का अनुपात है, सर्वांग समता में तो अनुपात होता है ना, तो इसलिए डेल वन अपॉन डेल टू होता है। अब वहीं पे अगर मान के चलो कोई हमसे पूछे कि 9 और 16 2 ट्रेंगल हैं, उनका एरिया दे रखा है 9 और 16, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, पूछ ले आधार का अनुपात क्या होगा, तो आधार का अनुपात 3:4 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि रूट होता है, ठीक, क्योंकि ये क्या है, ये एरिया है और ये साइड है। समझ गए होंगे, बेसिक चीज़ थी बिल्कुल। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, सिमिलरिटी आपने यहाँ तक सीख दी, क्या सिमिलरिटी होती है। जैसी मान के चलो, अगर मैं बात कर रहा हूँ बी सी की, तो बी सी के जो अपॉन में आएगा, जैसे बी सी के अपॉन में क्या है, तो बी सी के अपॉन में ई एफ आएगा। दूसरे वाले ट्रेंगल की सेम वाली भुजा आएगी, जैसे इसमें आधार लिया है तो इसके नीचे जो अनुपात में आएगी वो भी आधार ही आएगा। इसमें हाइट लिया है ऊपर, तो नीचे दूसरे वाले की भी आएगी तो वो हाइट ही आएगा। अगर पहले वाले का मीडियम लिया है तो दूसरे वाले का मीडियम ही आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, देखो ये कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, सारी की सारी कंडीशन ये पूछ ली जाती हैं। 3 कंडीशन होती हैं, क्या, एक होता है SAS अर्थात साइड एंगल साइड कंडीशन। जैसे कोई भी ट्रेंगल है, कोई भी 2 ट्रेंगल है, क्योंकि सिमिलरिटीज कहाँ लगेगी, देखो वर्ड है सिमिलरिटी, सिमिलरिटी कहाँ लगेगी पहले तो ये बताओ। सिमिलरिटी लगती है हमेशा समानता, समानता अर्थात समानता कब होगी, तुलना करेंगे तब समानता करेंगे, और तुलना कब होगी, जब चीज़ें 2 होंगी, अर्थात एक ये वाला ट्रायंगल हो गया और एक ये वाला ट्रायंगल हो गया, अर्थात 2 ट्रायंगल। ठीक है, तो साइड एंगल साइड, ये वाले ट्रायंगल में सिमिलरिटी होती है, एक होती है एंगल एंगल एंगल, एक होती है साइड साइड साइड। तो ये तीनों याद रखनी है, SAS AAA SSS। कैसे, देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से EGBA में सिमिलरिटीज है उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करते हैं। तो इम्प्लीमेंशन ऑफ सिमिलरिटी देखेंगे हम। दोनों ट्रायंगल ले लिए मैंने, कौन कौन से ट्रायंगल हैं, ABC और DEF। बोल दिया ये X है, ये Y है, ये Z है, और ये दे दिया ये 10 है, ये 15 है और ये 18 है। ठीक, और अब पूछ रहा है X Y Z का रेशो ज्ञात करो, तो बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। देखो किस तरीके से करेंगे, ये बीटा एंगल है, ठीक है, और इसमें दे रखा है ये बीटा एंगल है, इसमें ये अल्फा एंगल है, तो इसमें ये अल्फा एंगल है। ठीक, ये सारी चीज़ दे रखी हैं। तो EGBA क्या होता है, तो EGBA होता है साइन रूल। अब साइन रूल क्या होता है, इस चीज़ को मैं समझाऊंगा आपको कैसे। जैसे मैं देखूंगा कि x का रेशो देखना है मुझे, अब x कहाँ पे दे रखा है ये, तो मैं एंगल से, ये साइन रूल का मतलब क्या है, एंगल से देखूंगा, तो ये कौन सा एंगल है, अल्फा, तो अल्फा एंगल के सामने कौन सा है, x, और x जैसा कौन सा है ये, तो यहाँ पे कौन सा है, अल्फा, और अल्फा एंगल के सामने क्या है, 18, तो x/18। वहीं पे बात की जाएगी बीटा एंगल की, किसकी, बीटा एंगल की, तो यहाँ बीटा एंगल के सामने क्या है, z, तो देखो ये हो गया, ये बीटा एंगल हो गया, तो बीटा एंगल के सामने क्या है, z। अब वहीं पे बीटा एंगल के सामने क्या है, 15, तो ये 15 आ जाएगा। अब बचा कुचा क्या है, मैंने मान लिया बचा कुचा ये गामा है और ये भी
गामा मान लिया। तो गामा एंगल से देखते हैं, तो गामा एंगल के सामने क्या है, यहाँ पे देखेंगे बाई, और यहाँ पे गामा के सामने क्या है 10। तो कितना आ गया, x/18 y/10 और z/15। तो एक्स वाई जेड का रेशो भी ज्ञात कर लेंगे। तो रेशो का मैंने आपको ये सारी चीज़ बताई थी, रेशो में आप जाके देख सकते हैं। तो x/y क्या हो जाएगा, ये आप जानते हैं, x/y हो जाएगी 10/18। ठीक है, और वहीं पे बात की जाए x/z कितना हो जाएगा, तो 18/15। अब यहाँ से हम कंपेरिजन करके निकाल सकते हैं आराम से। कैसे, मुझे 18 बनाना है इसको, तो इसमें 1.8 से मल्टीप्लाई जिस तरीके से करके देख लेना, आप हो जाएगा, नॉर्मल तरीका है बिल्कुल। तो इस तरीके से हम दोनों का रेशो निकाल लेंगे, इन दोनों को आराम से सॉल्यूशन कर लेंगे, दोनों एंगल को, क्योंकि x आ गया, y आ गया, z आ गया हमारे पास। x में किसी भी तरीके से सिमिलर कर दूंगा, तो 18×5 90, 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, और इसको 10 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, 10 और इसको 9 से। तो करूँगा तो कितना आ जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x रेशो y रेशो z कितना आ जाएगा। अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 90 और 180, और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो x मेरे पास ऑलरेडी, सॉरी 18×5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, क्योंकि 90 हो जाएगा ना, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उल्टा कर दिया मैंने। तो ये तो आ जाएगा 90, और वहीं पे बाई का देखेंगे तो बाई 18 × 9, तो 18 × 9 कितना हो जाएगा, 180, 180 में 18 जाएंगे तो 172, तो ये 172 आ जाएगा, 172। और वहीं पे जेड की बात की जाए तो 15×5 75। अब इसका आप आराम से कैंसिल आउट कर लेना तो आराम से आ जाएगा। जैसे 3 से देख लेते हैं, 3 से कट रहा है क्या, 3 से 2 नहीं कट रहा, 3 से तो और किससे कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा, 2 से भी कट रहा, तो ये रेशो आएगा इनका। ठीक है, तो इस तरीके से देख लेना, नॉर्मल चीज़ें बिल्कुल हो सकता है कि ये कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई हो, लेकिन जो सैन रूल है वो आपको लगाना आना चाहिए। सैन रूल इसी तरीके से निकलता है, कैसे, एंगल के सामने देखते हैं कि जैसे यहाँ पे अल्फा एंगल के सामने वाली भुजा क्या है, x, तो वहीं पे भी हम यहाँ पे एंगल के सामने वाली भुजा देखेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे हमने ये वाला ले लिया तो यहाँ पे इस वाली को ले लो, इस तरीके से नहीं, एंगल के सामने वाला देखना है। इम्प्लीमेंटेशन इसी तरीके से होता है। जैसे ये देखो, जैसे इस वाले एंगल में देखते हैं हम, इसमें सैन रूल लगाएंगे। कौन कौन से, इसमें मैंने ले लिए ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। कौन कौन सा, एक तो एंगल ये हो गया, ठीक, और एक एंगल ये, एक तो एंगल ये हो गया सॉरी, और एक हो गया पूरा वाला एंगल, ये पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों एंगल्स पे देख लेते हैं क्या होगा। मैंने मान लिया, देखो ये तो कॉमन एंगल होगा ना, तो ये मैंने गामा मान लिया, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, और ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा। ठीक, अब दोनों एंगलों में सिमिलरिटी लगाता हूं। अब मैं देखता हूं AD, अब AD कहाँ पे आप कहेंगे, AD ये रही, मतलब बीटा के सामने वाले भुजा। अब नीचे पूरे वाले दूसरे वाले ट्रायंगल में देखेंगे, क्योंकि ये तो ADE का हो गया ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC देखते हैं, तो ABC में क्या है, बीटा, बीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, AB, तो डिवाइड बाई AB इसका टू, ये तो अल्फा वाली हो गई, सॉरी बीटा वाली, अल्फा वाला देख लेते हैं, ये क्या है AE, तो AE के बटे में क्या हो जाएगा, ये अल्फा के बीटा है AC, तो AC है ये AC। अब वहीं पे देखते हैं गामा, तो ऊपर वाले ट्रायंगल में हो जाएगा DE और संपूर्ण में हो जाएगा BC, तो ये हो जाएगा सिमिलरिटी रूल। ठीक है, अब आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं क्या ये नहीं कह सकता क्या कि AD/DE, सॉरी DE नहीं, DB इक्वल्स टू AE/EC। आपको ये कैसे आया ये चीज़, तो देखो ये क्या है AD के अपॉन में क्या लिया मैंने, DB,
डी बी, ठीक है। और फिर बोल रहा हूँ ए ई खाए मेरा ए ई, तो ए ई हो गया ए ई, और इसके अपन में क्या लिया मैंने बी सी। ये भी तो हो सकता है ना सिमिलर, अगर मैं सिमिलरिटी की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, सिमिलरिटी की, तो ये भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं ए डी ले रहा हूँ, फिर दूसरे पूछे क्या ले लिया मैंने, ये बचा कुचा ले लिया पार्ट, और वहीं पे फिर मैंने पहले वाले का ये लिया, फिर दूसरे वाले का पौना बचा कुचा ये वाला पार्ट ले लिया। तो ये सिमिलरिटी रूल है, अर्थात सिमिलरिटी लगाने के लिए। क्यों ये सारी चीज़ें क्यों आई पहले तो बताओ, क्योंकि डी ई पहले दे रखा है इसमें कि डी ई और बी सी एक दूसरे के समांतर है, इसके कारण। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, अगर इस तरीके से आए तो ये बराबर होंगे। क्या, वापस बता देता हूँ ये सारी चीज़ें। देखो ए डी, ये सिमिलरिटी वाला समझ में आ गया होगा, देखो ये तो बिल्कुल सिंपल था, ये आपकी सबकी समझ में आ गया होगा। लेकिन ये वाला एक बार दोबारा से और देख लेते हैं। ये वाला क्या दे रखा है, इसमें है ए डी क्या है, ये रहा ए डी अपॉन डी वी, तो ये अपॉन डी वी हो जाएगा। ये नीचे वाला पूरा ट्रायंगल का लेके नहीं चल रहा, ऊपर वाला तो मैंने कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ इसी का लेके चल रहा हूँ नीचे वाले का। उसी प्रकार से ए ई ये वाला और इस वाले के बराबर हुआ, ठीक है। ये सिमिलरिटी रूल था, बिल्कुल सिंपल था, ऐसा कुछ खास इसमें था नहीं, लेकिन आपको याद रखना है ये, ठीक। अब देखो इसी बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं किस तरीके से होगा। देखो ये रहा क्वेश्चन, क्या है, ट्रायंगल एबीसी, तो ट्रायंगल एबीसी बना देते हैं, बिल्कुल ये ट्रायंगल एबीसी बना दिया हमने, ट्रायंगल एबीसी। डी एंड ई आर द टू पॉइंट ऑन ए बी एंड ए सी, तो पहले तो ए बी और सी, ए और सी पे डी और ई दो पॉइंट हैं, तो मैंने ले लिया ये तो हो गया डी और ये हो गया ई, ठीक है। सच दैट कैसे कि डी ई बी सी के समांतर है, तो बी सी के समांतर हो जाएगा डी ई, ठीक हो गया। अब क्या क्या दे रखा है, ए डी दे रखा है इसमें 6, तो ए डी ये 6 दे रखा है। फिर दे रखा है बी डी, तो बी डी ये पूरा दे रखा है, ये कितना दे रखा है 12x - 6। और क्या दे रखा है, ये वाला और ये वाला दे रखा है। ए ई कितना दे रखा है 2x, और सी ई दे रखा है, सी ई अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दे रखा है 16 - 2x। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी छोटा सा फॉर्मूला इसके पहले ही आपने पढ़ा था, क्या मैं लिख सकता हूँ पूरा सिमिलरिटी के उससे। क्यों सिमिलरिटी कैसे, क्योंकि देखो ये गामा एंगल है, ठीक है, ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा है, ये बीटा है तो ये भी बीटा है, तो सैड सॉरी एंगल 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 सिमिलरिटी लग गई इसमें। कौन सी, एंगल एंगल एंगल, ये सिमिलरिटी कंडीशन लग गई है इसमें। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए डी अपॉन ए बी, ए डी ये रही क्योंकि बीटा के सामने वाले एक भुजा ए डी, और उसके अपॉन में क्या लेंगे ए बी, ए डी अपॉन ए बी इजकल्स टू ए ई अपॉन ए सी। बिल्कुल सिंपल है। अब जो जो दे रखा है वो मुझे लिखना है सिर्फ। तो ए डी कितना दे रखा है 6, बात की जाए ए बी की, अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है 12x - 6, और ये कितना दे रखा है 6, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 12x आ जाएगा। इजकल्स टू ए ई कितना दे रखा है 2x, और ए सी कितना दे रखा है, तो ए सी अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 16। अब आराम से मैं सॉल्यूशन कर लूँगा। क्या देखो 6 से कट जाएगा ये 2 बार, 2 से कट जाएगा 8 बार, और 2 से कट जाएगा 4 बार, तो इसका मतलब मैं देखूंगा x² बराबर आएगा 4, और वहीं बात करूँगा x की तो x आ जाएगा 2, और मुझसे क्या पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो वैल्यू ऑफ x कितनी हो जाएगी 2। समझ गए ना कैसे हमने सिमिलरिटी लगा दी इसमें, किसमें, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी ई के। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल था, छोटी सी सिमिलरिटी लगाई थी और सिमिलरिटी लगा के आराम से क्वेश्चंस का आंसर मिल गया हमें।
कैसे, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करना है, सिमिलरिटी लगानी किस तरीके से। तो ये मुझे ध्यान रखना है, सिमिलरिटी लगाने के लिए हमें साइन रूल का पालन करना है। किसका? साइन रूल का, अर्थात एंगल के जस्ट सामने दे वाली भुजा देखनी है, उनका ही आपस में रेशो लेना है। तो हमने वही तो किया था। यहाँ पे देखो AD, तो AD अर्थात मैंने क्या किया कि बीटा जो एंगल है, ये बीटा है, ये बीटा एंगल के सामने वाले ले ली, और यहीं पे ये अल्फा एंगल के सामने वाले भुजाओं का रेशो ले लिया। तो सिंपल था, कुछ खास नहीं था इसके अंदर। अगली की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, ये थेल्स थ्योरम है। थेल्स थ्योरम की इंपॉर्टेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, खासकर अगर हम देखते हैं कि ट्रायंगल्स के रिलेशन में थेल्स थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ तो पहले देखो, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई अब तक जो मैंने पढ़ाया। अभी थेल्स थ्योरम और देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं थेल्स थ्योरम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है थेल्स थ्योरम। जहाँ पे भी आपको ट्रायंगल देखने को मिलेगा तो ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक्चुअली थेल्स थ्योरम जो है वो ट्रायंगल बेसी है। तो पहले तो मेनली ऊपर से हम देख लेते हैं एक चीज़ें कि थेल्स थ्योरम है क्या। तो देखो, ये दे भी रखा है कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। ABC कोई त्रिभुज है, D ये जो है मिड पॉइंट है किसका? AB का। ये जो AB पूरी रेखा है इसका मिड पॉइंट है D, ठीक है। तो D मिड पॉइंट से, अगर D मिड पॉइंट से BC के समांतर, BC ये रे बेस है, तो BC के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, तो अगर वो BC के समांतर रेखा खींचा रही है तो AC को जिस बिंदु पर काटती है अर्थात E पे काटती है, तो E भी एक मिड पॉइंट होगा। और दूसरी चीज़ क्या? दूसरी चीज़ ये कि जो DE है वो BC की आधी होगी। बस यही थेल्स थ्योरम है, लेकिन इसको प्रूव कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। देखो क्या है, जो दे रखा है वही चीज़ों को हम देखेंगे। क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो मैंने कह दिया ये क्या है, ये है, ये मिड पॉइंट है, अर्थात ये मध्य बिंदु है, ठीक है, मिड पॉइंट। आगे क्या देखते हैं? तो बस इसी चीज़ को मैं लिख लेता हूँ। कैसे? अगर D मिड पॉइंट है तो मैंने लिख सकता है क्या AD बटे DB इजकस टू 1, क्योंकि ये बराबर है तो 1/1 आ जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि D जो है मिड पॉइंट है AB का। अब यहाँ से एक चीज़ आपको पता लग गई क्या, कि AD बराबर है DB के। नॉर्मल है, अगर अनुपात 1 लिखा है तो बराबर भी होगी। और इसमें एक चीज़ और देखिए, क्या DE समांतर है BC के, तो बिल्कुल ये चीज़ लिख देता हूँ मैं। DE ये दे रखा है ना, ये DE समांतर है BC के, तो समांतर है BC के। तो अब ये दो कंडीशन हो गई। क्या? पहली वाली कंडीशन ये हो गई, दूसरी वाली कंडीशन ये हो गई। इन दोनों कंडीशन से हम कह सकते हैं क्या, कि त्रिभुज ABC सिमिलर होगा, सिमिलरिटी होगी त्रिभुज ADE के। तो दोनों ही त्रिभुजों में क्या हो गई? सर्वांग समता हो गई। यहाँ पे पता लग गया आपको, दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम है। तो ये पहली कंडीशन थी जो दे रखी थी हमें, और इससे हमने सर्वांग समता निकाल भी दी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सर्वांग समता निकाल दी। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? AD दे रखा है बटे DB, AD बटे DB ये 1 है, ऑलरेडी दे रखा था अपने पास, था ही, अनुपात 1 है। लेकिन मैंने क्या कहा था, अगर इसके समांतर रेखा खींची जाए तो ये भी मिड पॉइंट होगा, तो E भी क्या हो गया? मिड पॉइंट है। अगर A भी मिड पॉइंट है तो मैं लिख सकता हूँ AE बटे EC बराबर 1, ऑलरेडी बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि AE बराबर होगा EC के। जिस प्रकार से यहाँ किया था मैंने, कंडीशन बनी थी, इस तरीके से यहाँ पे भी ये बराबर होगा। तो इससे ये दोनों चीज़ प्रूफ क्या हो गई? इससे बात हो गया कि E है वो मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट। ये जो आया है ना AE अपॉन, ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये चीज़ जो AE अपॉन EC आया है, ये मेरे को आया है सिमिलरिटी के कारण। ये सिमिलरिटी के कारण मैंने ये में इन दोनों ही में, क्योंकि AD देखो ये AD है बटे DE, तो उसी तरीके से हो जाएगा AE बटे EC। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। कहाँ पे बताई थी? आपको पता ही होगा, सिमिलरिटी में बताई थी। तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि E क्या है? E मिड पॉइंट है, ठीक है। अब E मिड पॉइंट है तो इससे क्या कह सकते हैं हम? एक चीज़ अब ये लाइन बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से समझें आप।
कि अगर डी मिड पॉइंट है और अगर बी सी के समांतर, बेस के समांतर कोई लाइन हम खींच रहे हैं, तो जिस बिंदु पे वो ए सी को जिस बिंदु पे काट रही है वो भी मिड पॉइंट होता है। और क्या, और ये कि वो बी सी का आधा होता है। क्या होता है? बी सी का आधा होता है। तो तीसरी चीज देखो, इस चीज को हम प्रूव करेंगे कैसे होता है। ए डी बटे ए बी, तो देखो मैंने कहा था ये मिड पॉइंट है, ये एक है, ये एक है, तो मैं ए डी की बात करूं तो ए डी तो एक हो जाएगा, और वहीं बात करूं ए बी की तो एक और एक दो हो जाएगा। तो ये हो गया 1/2। वहीं दूसरी तरफ से देख लेते हैं, दूसरी तरफ से क्या देखेंगे, डी ई बटे बी सी। कैसे? सिमिलरिटी से आ गया, क्योंकि इसमें और इस पूरे में सिमिलरिटी लगा रहा हूं, तो इसमें और इसमें सिमिलरिटी नहीं लगा सकता। तो दोनों ही ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में और ए डी ई ट्रायंगल में मैंने सिमिलरिटी लगाई, तो ये भी 1/2 हो गया। कैसे? ये 1/, ये कैसे आया, इस चीज़ को देखने की जरूरत है। ये कैसे आया, तो इसको मैं लिख देता हूँ कोष्टक में। ये आया सर्वांग समता से। किससे? सर्वांग समता से, अर्थात सिमिलरिटी रूल से। चीज़ें समझ में आ गई? तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को जो लिखा है ना सर्वांग समता वाली को, इसको मैं लिख सकता हूँ कि डी ई बराबर होगा 1/2 बी सी। बी सी का आधा क्या होगा? डी ई होगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं आगे और लिख देता हूँ। कैसे? कि डी ई जो है बटे बी सी इजकस टू 1/2 लिख सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या? ये लिख दिया। अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ए डी जो कि ऊपर लिखा हुआ था बटे ए बी, ये भी आ गया। अब ये चीज़ मेरे को समझ में आ रही, देखो ये यहाँ से लिखा था, ये वाली चीज़ तो यहीं से आगे टोटल, और ये मैंने प्रूव किया था, ये यहाँ से लिख दिया। अगर मैं बात करूँ एरिया की, तो ये जो अनुपात है ये तो भुजाओं का अनुपात है ना। सारा जो अनुपात लिख रहा हूँ, ये जो कंप्लीट अनुपात में लिख रहा हूँ, ये किसका लिख रहा हूँ? ये लिख रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ ये मैं भुजाओं का लिख रहा हूँ। किसका? भुजाओं का अनुपात। अगर अब मुझे एरिया का अनुपात चाहिए, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया रूट हो जाएगा, तो रूट ऑफ डेल 1 अपॉन डेल 2। ठीक है, डेल 1 किसको ले लिया? डेल 1 ले लिया मैंने ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल, और डेल 2 किसका ले लिया? डेल 1 जो है वो ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल है, और डेल 2 है वो ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल है। तो ये किस में है? ये रूट में है। अब रूट हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा? डेल 1 अपॉन डेल 2 इजकस टू 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस चीज़ से मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, क्या? कि ए डी ई ट्रायंगल ए डी ई का जो एरिया होगा वो 1/4 होगा ट्रायंगल ए बी सी के एरिया का। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपकी में। बिल्कुल सिंपल है। कैसे? देखो, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? एक तो ये ट्रायंगल का एरिया वाला निकल के आया है, और एक इसमें निकल के आया है ये चीज़, ये वाला। दोबारा लिख देंगे इसको कि डी ई है ना, हाँ, डी ई आधा होगा किसका? बी सी का। ये इंपॉर्टेंट था, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक बार वापस से बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें थी, दे रखी थी। ये दे रखा था डी मिड पॉइंट था, डी ई और बी सी समांतर थे, डी ई और बी सी समांतर थे, तो इसका मतलब ये भी मिड पॉइंट होगा, और जो डी ई होगा वो बी सी का आधा होगा। ये है थेल्स थ्योरम, और कुछ नहीं है। और एक ये एरिया वाला आ गया, क्यों? क्योंकि वो बात किसकी चल रही है? साइड की। जब भुजाओं का रेशो 1/2 है, तो एरिया का रेशो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक, अब केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में क्या है? डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। ठीक है, तो वापस से मैं ट्रायंगल बना देता हूं। तो देखो, ये ट्रायंगल बना दिया इस तरीके से, ट्रायंगल। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। अब इसमें क्या क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। बोल रहा है डी ई ए बी का मिड पॉइंट है, तो ये हो गया डी ए बी का मिड पॉइंट, और बोल रहा है ए सी का मिड पॉइंट ई है, तो ये हो गया ई ले लिया ई। ठीक है, सिर्फ ये दे रखा है मिड पॉइंट है, समांतर वगैरह कुछ नहीं दे रखा। अब आपको पता है कि अगर दो भुजाओं के मिड पॉइंट हैं और अगर उनको मिलाया जाए, इन दोनों को मिलाया जाए, मान के चलो ये मिला दी इन दोनों को, तो आपको पता लग जाएगा यहाँ से क्या, कि जो डी ई होगा
वो आधा होगा BC का। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई आपकी में। अब इसी चीज़ को देखो प्रूव कर देता हूँ मैं कैसे, कि AD क्योंकि मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट होने के कारण AD अपॉन DB इजकस टू 1, या फिर AE अपॉन EC, ये चीज़ आ गया 1 में होगा। अब इससे एक चीज़ और हो गई, क्या मिड पॉइंट है तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ADE सर्वांग सम है ट्रायंगल ABC के। ठीक है, अब इस चीज़ से एक चीज़ और प्रूफ होती है, क्या पहला वाला देख लेते हैं कि जो DE है वो समांतर होगा BC के। दूसरी वाली चीज़ क्या है, DE है वो हाफ होगा BC का। और तीसरा क्या है, तीसरा वही है कि ट्रायंगल ADE का जो एरिया होगा वो 1/4 होगा ट्रायंगल ABC का एरिया के। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। थेल्स थ्योरम इनके अलावा कुछ नहीं है। ये जो 3 पॉइंट मैंने दिए हैं ये तीनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए, यही थेल्स थ्योरम है। अगर प्रूफ करके बच्चों को समझ में आ गई हो, बहुत प्रूफ मैंने इसलिए बताया था, बहुत से बच्चे कह सकते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं सारी चीज़ें, तो वो मैंने प्रूफ करके बता दी हैं। क्या कि वापस से बता देता हूँ, DE BC के समांतर होगी, और DE ये जो DE है ये BC का आधा होगी, और एरिया इस ऊपर वाले ट्रायंगल का संपूर्ण ट्रायंगल के एरिया का 1/4 होगा। ठीक है, यही थेल्स थ्योरम थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो ये बहुत सारी एग्जाम में कंसेप्ट पूछा जाता है, वापस से मैं आपको बता देता हूँ कौन सा वाला कंसेप्ट। देखो ये कंसेप्ट है कि अगर मान के चलो ये मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट, दोनों मिड पॉइंटों को मिलाया जाए तो इसे, या फिर समांतर खींची जाए, BC के समांतर कोई रेखा खींची जाए D मिड पॉइंट से, तो जिस पॉइंट पे काटेगी ये E भी मिड पॉइंट होता है। ये वाला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारी थेल्स थ्योरम हो गई। अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो थेल्स थ्योरम पे एक क्वेश्चन करते हैं ताकि चीज़ें आपकी में अच्छी तरीके से समझ में आ सकें। क्या है, त्रिभुज ABC दे रखा है, तो बिल्कुल जो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो हम बनाएंगे। तो त्रिभुज ABC बना देते हैं। ये हो गया त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तो बना दिया त्रिभुज ABC। और क्या दे रखा है, DE BC के समांतर है, तो BC तो ऑलरेडी दे रखा है, तो DE बना देता हूँ उसके समांतर। तो इसके समांतर मैंने DE बना दी। ये हो गया D और ये हो गया E। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, AD अगर AD का और DB का जो अनुपात है वो 3:5 है, तो AD कितना हो गया 3, तो इसको मैं 3 लिख देता हूँ। वहीं पे बात कर रहा है DB, तो DB कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये मैंने 5 लिख दिया। ठीक, और आगे क्या दे रखा है, ट्रायंगल ADE, तो ट्रायंगल ADE यानी ऊपर वाला हो गया, और चतुर्भुज BDEC के एरिया का रेशो बताओ। बहुत बढ़िया, एरिया का रेशो पूछा है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि अब तक तो सिर्फ हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, और इसमें ये चतुर्भुज आ गया तो इसका एरिया का कैसे रेशो ज्ञात करें। तो देखो मैं यहाँ पे किसी प्रकार से चतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूले का यूज करूंगा ही नहीं, और बिना उसके फॉर्मूले के यूज किए हुए मैं इसका एरिया निकाल दूंगा। कैसे, देखो आपने ये दे रखा है, जो चीज़ दे रखी है उन्हीं चीज़ों को मैं लिख देता हूँ। क्या कि AD है और AB है, इनका रेशो कितना होगा, AD तो कितना आ जाएगा यहाँ से लेके 3, और बात करें AB की अर्थात पूरे की, तो पूरा कितना हो जाएगा 3 + 5 = 8, तो 3:8 हो जाएगा। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ कि ट्रायंगल ABC समांतर हो, सॉरी समांतर नहीं, सर्वांग सम होगा ट्रायंगल ADE के। सर्वांग सम कैसे होगा, क्योंकि देखो ये वाला एंगल तो दोनों में सेम बनेगा। ठीक है, वहीं पे बात की जा रही है कि ये और ये एक दूसरे के समांतर है, तो समांतर वाला लग जाएगा, ये एंगल हो जाएगा। उसके बाद एक एंगल ये वाला एंगल और एक वाला ये वाला एंगल भी सेम बनेगा क्योंकि समांतर हैं, और उसी प्रकार से ये वाला और ये वाला भी एंगल हो जाएगा क्योंकि समांतर हैं। तो एंगल 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 सर्वांग समता लग जाएगी इसमें, एंगल 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 सर्वांग समता। ठीक है,
तो मैं कह सकता हूं क्या कि ट्रायंगल ए बी सी का, ए बी सी नहीं, हाँ ए बी सी पूरा ले लिया मैंने, ट्रायंगल ए बी सी का रेशो ट्रायंगल ए डी ई का रेशो देख लेते हैं, दोनों ट्रायंगलों का रेशो। तो ए बी सी कितना हो गया? अब मुझे बात बताओ, ए बी सी की बात कर रहा हूँ तो ए बी सी कितना हो जाएगा? तो ए बी सी हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि ए बी सी पूरे की बात कर रहा हूँ तो इसकी एक वजह कितने रखी है? 8। तो ये 8 बटे ए डी ई कितनी दे रखी है? ए डी ई दे रखी है 3। और चूंकि एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी? एरिया की, एरिया की बात कर रहा हूँ तो इसलिए स्क्वायर लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 64:9 आ जाएगा। अब आप मुझे ये बात बताओ कि मुझे नॉर्मली मुझे ये करना है कि मुझे इसका एरिया निकालना है इस वाले का। तो मैं क्या करूं? इस संपूर्ण ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं और उस एरिया में से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया घटा देता हूं। आप कहेंगे दोनों मेरे पास हैं, तो बिल्कुल ये दोनों मेरे पास हैं। कैसे? देखो कि मुझे निकालना है चतुर्भुज डी ई सी बी का एरिया। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं? ट्रायंगल ए बी सी के एरिया में से ट्रायंगल ए डी ई का एरिया घटा दूंगा। तो ए बी सी का एरिया कितना हो गया? ए बी सी का एरिया 64 दे रखा है, ए डी का एरिया कितना है? 9। तो चतुर्भुज डी ई सी बी का एरिया कितना हो गया? 55। यही तो मेरे से पूछा था, क्या रेशो पूछा था, सॉरी, इन दोनों का। तो रेशो भी निकाल दूंगा। अब ये मेरे पास देखो ए डी ई का एरिया कितना है? ए डी ई का मेरे पास एरिया था 9, तो 9 आ जाएगा। वहीं बी डी ई सी का एरिया मेरे पास आ गया 55, तो 9/55। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास, सॉरी, ये जो है ये मेरे पास आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये कंप्लीट आ चुका है। कितना? 9:55, जो कि मेरे से पूछा है एरिया का रेशो क्या होगा। तो ये एरिया का रेशो आ गया। अब यहाँ पे जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया और सारी चीज़ जो मैंने बताई है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक बीजक डेवलप करना पड़ेगा कि मैं किस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करूँ। कैसे? कि देखो मैंने यहाँ पे कहीं पे भी, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं कहीं पे भी इस पूरे ट्रायंगल के अंदर मैं कहीं पे भी आपको ये नहीं पूछूंगा, ये नहीं बात करूंगा कि मुझे चतुर्भुज का एरिया का फॉर्मूला लगाए, क्योंकि बिना चतुर्भुज के एरिया के फॉर्मूला लगाए भी मैंने रेशो निकाल दिया। कैसे? पूरे ट्रायंगल के एरिया में से ऊपर जो ट्रायंगल बच रहा है वो वाले एरिया मैंने घटा दिया, तो क्या बचेगा? सिर्फ इस चतुर्भुज का एरिया बच जाएगा। और उसके बाद आराम से मैंने रेशो आपको बता ही दिया है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से आप। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको सैंड रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, जो मैंने बताया था सिमिलरिटी का सैंड रूल। पहले जो जो डाटा दे रखा है वो देख देते हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल बना हुआ है, ए डी है वो 8 है, तो ए डी 8 हो गया, तो ये 8 हो गया। ठीक है, 8। और क्या दे रखा है? बी सी 20 है, तो ये 20 हो गया, तो बी सी हो गया 20। सी डी 16 है, सी डी 16 है। क्या दे रखा है? 20। बी डी दे रखा है मैंने, अरे ये गलत लिख दिया ना, ये देखो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है? बी डी दे रखा है, तो ये वाला होगा 8, तो ये हो गया 8। और क्या दे रखा है? सी डी 16 दे रखा है, तो सी डी कितना हो गया? 16। अब पूछ क्या रहा है? और ये भी दे रखा है कि ट्रायंगल सी बी डी अर्थात सी बी डी अर्थात ये वाला एंगल सी बी डी बराबर है सी ए बी के, सी ए बी के, इस वाले एंगल के। तो ये दोनों एंगल क्या हैं? बराबर हैं। और बोल रहा है कि ट्रायंगल है ए बी डी, इसका सॉरी ट्रायंगल ए बी डी का परिमाप ज्ञात करना है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, डी हो गया, इस वाले ट्रायंगल का मुझे परिमाप ज्ञात करना है। ये बोल रहा है ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो बिल्कुल कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो मुझे क्या चाहिए? तीनों भुजाएं चाहिए इसके परिमाप के लिए, लेकिन मुझे पास ना तो हो ए डी है और ना ही मेरे पास ए बी है। अब इन दोनों भुजाओं के ज्ञात किए बगैर या
वैल्यू मेरे पास पता नहीं है, उसके बगैर मैं इसका पैरामीटर नहीं निकाल सकता। तो सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या कहा था, इसमें सैन रूल काम आएगा, लेकिन उससे पहले सिमिलरिटी काम आएगी। कैसे? देखो मान लिया, देखो ये बराबर दे रखे हैं, तो ये अल्फा है, तो ये भी क्या हो जाएगी, अल्फा हो जाएगी। ठीक है। अब दोनों ही ट्रायंगल के लिए ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल के लिए और इस वाले के लिए, मतलब बी डी सी के लिए और बी ए सी के लिए ये वाला एंगल है, दोनों के लिए बीटा ही रहेगा। अब क्या बच रहा है, अब गामा बच रहा है। तो मान के चलो ये अगर गामा है तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा, ये पूरा भी गामा होगा। ठीक है, ये देख लेंगे एक बार, ये पूरा भी गामा होगा। तो इन सारी चीज़ों से मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल बी डी सी सर्वांग होगा त्रिभुज ए बी सी के। कैसे? एंगल लग गया, भुजा, इसमें एंगल है एक, तो एंगल से हो गया। ये कौन सी सर्वांग समता लगी इसमें, एंगल सर्वांग समता लग गई। अब देखो मुझे मान के चलो ए डी ये ज्ञात करनी थी, तो मैंने इसको ए मान लिया, और ये पूरी ज्ञात करनी थी, तो ये मैंने बी मान ली। ठीक। अब मैं यहाँ पे सिमिलरिटी, क्योंकि देखो मेरे पास पता लग गया क्या कि ये सिमिलर है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब लगाऊंगा मैं सिमिलरिटी रूल। तो इसके लिए सिमिलरिटी लगाने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, साइन रूल आपको पता ही था, एंगल के सामने एंगल देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अल्फा एंगल वाला देख लेता हूँ। तो अल्फा एंगल कौन सा है, ये, तो इसके सामने वाली भुजा कितनी है, 16 है। सबसे पहले ये देखते हैं ऊपर, क्योंकि पूरे से तुलना कर रहे हैं ना, तो त्रिभुज किस किस में लगाई जा रही है, सिमिलरिटी त्रिभुज ए बी सी अनुपात त्रिभुज बी डी सी में। तो अल्फा के सामने पूरे ए बी सी त्रिभुज में कौन सी है, 20, तो 20। अब अल्फा के सामने त्रिभुज बी डी सी में कौन सी है, क्योंकि बी डी सी लगाया है, बी डी सी है, ये बी डी सी में कौन सी है, बटे 16। ठीक है, क्योंकि अल्फा के सामने वाले देखिए। अब देखता हूं मैं बीटा के सामने, तो बीटा के सामने मैं बताऊंगा, देखो पहले बड़े वाले में देखेंगे तो इसमें बीटा के सामने कौन सी है, बी। बीटा के सामने बी है, तो बी लिख देता हूं, बी है ना बीटा के सामने, हाँ बी। और वहीं पे अगर बीटा के सामने इसमें देखता हूं तो इसमें 8 है, मतलब छोटे वाले त्रिभुज में। और वहीं गामा की बात की जाए, ये सैन रूल लग रहा है, तो गामा में देखेंगे, तो बड़े वाले में देखेंगे तो गामा के सामने वाली भुजा कौन सी है, 16 प्लस, क्योंकि देखो गामा ये है ना, इसके सामने वाली भुजा पूरी हो जाएगी, तो 16 प्लस ए बटे, यहाँ पे देखेंगे गामा कौन सा है, ये रहा, इस गामा के सामने वाली भुजा कौन सी है, 20, तो 20 ले लिया। ठीक। अब मुझे ए और बी का मान निकालना है, तो इनका अगर मैं सॉल्यूशन करूंगा, जैसे यहाँ से मैं बी का निकालूं, तो 8 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 10 बार, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, और बी की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब यहाँ से ए का भी निकाल सकता हूँ मैं, तो ए का कितना आ जाएगा, अगर बी की 10 आ गई मान के चलो, बी की मैंने यहाँ पे 10 लग दी और इन दोनों को कर दिया, तो यहाँ से कट जाएगा ये 4 बार, और ये कट जाएगा 5 बार, 4 से कट जाएगा ये 5 बार, और 5 25, और 25 में 16 गए तो 9, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो बी की वैल्यू 10 आ गई और ए की वैल्यू 9 आ गई। तो यहाँ से बी और ए की वैल्यू अगर मेरे पास आ गई, अब मुझे क्या ज्ञात करना था, मुझे ज्ञात करना था इस वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का, सॉरी वापस से देखेंगे, वापस ये बन नहीं पा रहा है, हाँ देखो ये वाला जो ट्रायंगल है, अर्थात ट्रायंगल बी डी ए, यही तो पूछा था, ए बी डी ए, बी डी ए कुछ भी कर लो, बी डी ए का परिमाप। तो परिमाप क्या होगा इसका, चारों भुजाएं, तो पहली भुजा 8 हो गई, दूसरी मैंने क्या, ये पूरी बी मानी थी, बी की वैल्यू कितनी है 10, और ये कितनी ए मानी थी, ए की वैल्यू कितनी आ गई 9,
सबका एडिशन किया, कितना आया 27, और ये क्या होगा, यही इसका परिमाप होगा, अर्थात पैरामीटर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। क्वेश्चन में ऐसी कोई तकलीफ वाली चीज़ नहीं थी जो आपको डिस्टर्ब करेगी या जिससे आप परेशान होते। नॉर्मली सबसे पहले क्या लगाना था, नॉर्मली सबसे पहले आपको सैन रूल लगाना था। सैन रूल लगा के मैंने दोनों ट्रायंगल्स में सैन रूल लगाया, वहाँ से क्या किया, मैंने ए की और बी की वैल्यू याद कर ली, ए की और बी की वैल्यू आ गई, और ए और बी की वैल्यू आ गई तो आराम से मैंने पैरामीटर निकाल दिया। ट्रायंगल ए डी बी का, ट्रायंगल बी डी ए, कुछ भी कह सकते हैं, इसका पैरामीटर आ चुका है। तो यहाँ तक देखो, ये अपना ट्रायंगल था। ट्रायंगल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, ट्रायंगल्स में जितने भी ज्योमेट्री की थ्योरम बन सकती थी, वो सारी थ्योरम मैंने कंप्लीट कराई और डिटेल में लेकर ट्रायंगल को मैंने पढ़ाया। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल देखो, जो भी अगर हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, एरिया और वॉल्यूम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ट्रायंगल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। ट्रायंगल हर जगह बनाया जा सकता है आपका, तो इसलिए मैंने ट्रायंगल को इतना डिटेल में आपको पढ़ाया और ये सारी चीज़ें पता भी होनी चाहिए आपको। अभी आगे देखते हैं हम, आगे देखो, आगे देखते हैं सर्किल अर्थात वृत्त। तो वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। क्या है वृत्त, क्या होता है आपको पता ही है, नॉर्मल चीज़ है बिल्कुल। क्या होता है वृत्त, पता ही है सबको। तो देखो, वृत्त में ये केंद्र होता है बीचों बीच, और केंद्र से वृत्त की परिधि, ये जो चारों बगल जा रही है ना, ये इसको बोलते हैं परिधि। ये परिधि होती है चारों तरफ से, और बीचों बीच जो पॉइंट होता है, जिसको यहाँ जो ये रेखा है, मतलब कहीं से भी ले सकते हैं, ये वाली भी, अगर परिधि से, केंद्र से और परिधि को कोई भी चीज़ टच कर रही है, तो रेड से बना हुआ है सारी चीज़ें। क्या है, ये आर है, और आर क्या है, ये त्रिज्या है। अब बात आती है व्यास की। क्या होता है, तो किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, क्या बोला, किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास। तो ये क्या है, सबसे बड़ी जीवा क्या है, व्यास। और व्यास क्या होगी, क्योंकि ये आर है और ये भी आर, तो ये कितने हो जाएगा, 2r इक्वल्स टू डी। अब आप बोलेंगे जीवा क्या होती है, तो एक दोनों परिधि के मतलब दो विपरीत भागों को टच करे कोई भी ऐसी सरल रेखा, जैसे ये रेखा है तो ये भी व्यास हो गई, ये रेखा है ये भी व्यास हो गई, ये रेखा है ये भी व्यास हो गई। लेकिन आप इन सब में देखेंगे तो ये वाली जो रेखा होगी, ये सबसे बड़ी जीवा होगी, या फिर कह सकते हैं सबसे बड़ी जीवा है, वही क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। तो ये तो आपको बेसिक पता लग गया। अब आते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, मतलब ये जो पूरा एरिया है परिधि, सरकमफेरेंस, इसको बोलते हैं परिधि। ठीक है, तो ये हो गया इसका व्यास। अब आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है πr²। आर क्या है यहाँ पे आपको पता ही है, और पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू सबको पता है, 22/7 होती है। वहीं बात करें अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखो अर्धवृत्त बनेगा कैसे, पहले तो आपको बता देता हूँ। ये हो गया अर्धवृत्त, मान के चलो, सॉरी, ये अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, अब इसका पूछें हम कि परिधि क्या होगी, तो देखो πr, क्योंकि पूरा कितना था 2πr, तो इसका आधा πr। आप बहुत से बच्चे यहीं पे कर देते हैं कि यही इसकी परिधि होगी, लेकिन नहीं, ये पोर्शन भी तो रह गया ना इसका। तो ये r है और टोटल कितना हो गया 2r, तो परिधि क्या होगी πr + 2r। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, आधा हो जाएगा, तो टोटल कितना होता है πr², तो πr²/2। तो ये वृत्त के आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब एक आगे आता है लघु त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड क्या होता है, कोई भी त्रिज्या लेके, ये त्रिज्या ले ली और त्रिज्या लेके मैंने खंड बना दिया, तो ये क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड है। तो इसका एरिया क्या होता है, थीटा, ये कौन सा है, थीटा बना हुआ है, θ/360 × πr²। ये थीटा कब होगा, ये फॉर्मूला, जब थीटा अगर डिग्री में हो, तो जैसे 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री, तब ये फॉर्मूला लगेगा। अगर सॉरी थीटा रेडियन में हो तो कौन सा लगेगा, θ/2π × πr²। ठीक है, कब, जब थीटा रेडियन में हो तो अपॉन में क्या आएगा 2π नीचे, और अगर थीटा डिग्री में हो तो अपॉन में क्या आएगा 360 डिग्री। ये तो क्या हो गया, एरिया का फॉर्मूला हो गए। अब एक होती है चाप। अब चाप किसको बोलते हैं, ये जो लंबाई है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं चाप। तो चाप क्या होता है, त्रिज्या, अर्थात त्रिज्या 8 दे रखी है, इंटू थीटा। थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, तो ये क्या बनेगी, चाप। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या कि यहाँ से मैं थीटा निकाल सकता हूँ, क्योंकि रेडियन की बात हो रही है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा L/r, यहाँ से लिख दिया L/r।
अब देखो वहीं पे अगर मुझे एरिया ज्ञात किया जाए कब, जब ना तो मुझे थीटा दे रखा, सिर्फ मुझे चाप की लंबाई दे रखी है, तब कैसे याद करूंगा? तो एल अर्थात चाप की लंबाई अपॉन 2 पाई, क्योंकि थीटा की जगह क्या लिखा है मैंने, थीटा की जगह एल अपॉन आर, तो एल अपॉन आर और 2 पाई का 2 पाई आ गया, क्योंकि ये जो थीटा है ना, इस थीटा की जगह लिखा है मैंने एल अपॉन आर, और मल्टीप्लाई में क्या है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, तो ये इसका एरिया हो गया। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। लघु त्रिज्यखंड का एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कब? जब थीटा डिग्री में हो, और थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर जब थीटा रेडियन में हो, और चाप की लंबाई, या फिर बोल सकते हैं कि चाप जो होगी वो क्या होगी, तो चाप होती है त्रिज्या इंटू थीटा, जहाँ पे थीटा रेडियन में होता है। तो एरिया एक तरीके से और निकाल सकता हूँ, ना तो मुझे थीटा रेडियन में चाहिए, ना मुझे थीटा किस में चाहिए, ना ही डिग्री में चाहिए, सिर्फ मुझे क्या चाहिए, चाप की लंबाई चाहिए। तो वो क्या होगा, एल अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये चीज़ समझ गए आप। अभी आगे की तरफ देखते हैं। ये देखो सबसे पहले क्या पढ़ा था मैंने, सबसे पहले पढ़ाया था मैंने आपको वृत्त, और वृत्त के बाद फिर त्रिज्यखंड, ठीक है। तो वृत्त से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, देखो बोल रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले तो वृत्त बनाया जाए। तो सबसे पहले मैंने कर दिया, ये बना दिया वृत्त, ठीक है, ये वृत्त बना दिया। यहाँ से मैंने कोई ये भुजा मान, ये इसका मान लिया बिंदु, और बोल रहा है कि त्रिज्या इसकी कितनी है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो बिल्कुल 5 सेंटीमीटर मैंने इसकी त्रिज्या बना दी, ये रही है। और क्या बोल रहा है, केंद्र के दोनों ओर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की जीवाएं हैं, तो बिल्कुल 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर निकाल देता हूँ मैं। तो ये मैंने मान लिया, ये दूसरे कलर पेन से लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। देखो ये 6 सेंटीमीटर की जीवा हो गई, और ये 8 सेंटीमीटर की जीवा हो गई, ठीक है। और त्रिज्या है तो त्रिज्या वापस से बना देता हूँ, तो ये वाली, ये भी क्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, ये आर है, और ये जो है ये जीवा है कितने की, 6 सेंटीमीटर की, और ये जो है ये है 8 सेंटीमीटर की। अब मैंने मान लिया ये क्या है, इसका केंद्रक है। केंद्रक से अगर मैं दोनों ही जीवाओं पर लंब डालता हूँ, एक यहाँ पे डाल दिया, एक यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये क्या है, लंब है 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब लंब क्या करता है, जीवाओं को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो इसका मतलब ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। ये पूरा कितनी है, 8, तो इसका मतलब ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया। अब पूछा क्या है मेरे से, दोनों ही समांतर जीवाओं के बीच की दूरी याद करनी है, तो अर्थात ये पूरी दूरी मेरे से पूछी है। ये आर मेरे को पता है, ये 90 डिग्री है, ये 4 और ये 3, बेसी मेरे को पड़ा है, सिर्फ परपेंडिकुलर ज्ञात करना है, तो बिल्कुल कर सकता हूँ। किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये क्या होती है मेरे पास, पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब यहाँ पे देखेंगे हाइपोटेन्यूस मुझे दे रखा है आर के रूप में कितना, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। परपेंडिकुलर मुझे ज्ञात करना है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, और बेस कितना दे रखा है, एक में 3 दे रखा है, एक में 4 दे रखा है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 का तो 16, तो 4, तो ये क्या आ जाएगी 4, किस में, ये आ गया 4 मेरे पास निकाल के। इसको अलग पेन से लिख देता हूँ मैं, ये मेरे पास 4 आ चुका है। और वहीं पे बात की जाए अगर इस वाले की, तो देखो ये 4 दे रखा है, ये मेरे पास कितना है 5, तो ये 3 आ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 7 हो जाएगा, 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7। और यही क्या है, दो समांतर भुजाओं, सॉरी समांतर जीवाओं के लंबवत दूरी, क्योंकि दे रखा है ना लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी क्या हो गई, लंब डाला गया, तो इससे लंबवत दूरी कितनी हो गई, 4 और 3 निकली, तो ये 4 और 3 टोटल कितनी हो गई, 7 हो गई है। तो इस तरीके से ये लंबवत दूरी निकाल दी मैंने। अभी इसी तरीके से अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं किसमें, ये देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या था, केंद्र के दोनों ओर जीवाएं थीं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, केंद्र के एक ही तरफ 2 समांतर जीवाएं। क्या बोल रहा है, केंद्र के एक ही तरफ 2 समांतर जीवाएं। तो सबसे पहले तो मैं सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो वृत्त बनाता हूं, तो ये वृत्त बन गया, ठीक। वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है, 16 सेंटीमीटर, और जीवाएं एक 16 सेंटीमीटर की और एक, सॉरी त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, और जीवाएं एक 16 सेंटीमीटर की और एक 30 सेंटीमीटर की।
तो आपको पता है कि वृत्त के जो केंद्र है उससे जितनी नज़दीक जीवा होगी वो उतनी ज़्यादा बड़ी होगी, और केंद्र से जितनी दूर जीवा होगी वो उतनी ज़्यादा छोटी होगी। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस आपको आता ही होगा। तो इसका मतलब नज़दीक वाली मैंने बना ली, ये नज़दीक वाली हो गई, ये 30, ठीक है, और 16 ये दूर वाली, ये कितनी हो गई, ये 16 हो गई, ठीक। तो मैं लिख भी देता हूँ, ये कितनी है 30 सेंटीमीटर की, और ये कितने की है, ये 16 सेंटीमीटर की। और त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या 17 दे रखी है। तो इसका मतलब ये जो त्रिज्या बनेगी अर्थात इससे मिला दो या फिर इससे मिला दो, ये क्या है r है, और r बराबर कितना दे रखा है 17 सेंटीमीटर, ये दे रखा है ना, त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। अब मैं मान लिया कि इससे मैंने लंब डाल दिया, क्या कर दिया, ये लंब डाल दिया। अगर ये लंब डाल दिया, ये 17 सेंटीमीटर है, ये लंब डाला, ये 30 है, और लंब डाला तो ये कितना, ये 15 हो जाएगी और ये 8 हो जाएगी, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ इसको, ये मैंने O मान लिया, ये A, ये B, और ये मान लिया C, और ये लिख दिया D, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ट्रायंगल OAC की। तो ट्रायंगल OAC में हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, 17 दे रखा है, बेस 15 दे रखा है, परपेंडिकुलर ज्ञात करना है, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा, 17 कितना स्क्वायर कितना होता है, 17 15 तो बचेगा कितना, 17 का होता है 7 7 49 289, और 15 का होता है 225, तो कितना बचेगा 64 बचेगा, 64 अर्थात 8। तो ये वाली जो ये जो है ये आ गया है मेरे पास 8, ठीक। अब आगे क्या मैं बात करता हूँ ट्रायंगल ODB में, ODB में। तो ODB में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, पूरा 17 है ना, 17 का स्क्वायर माइनस ये 8 दे रखा है, 8 का स्क्वायर, कितना बचेगा 17 8 15 बचेगा। तो ये पूरा कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हो गया 15। अब मुझे क्या करना है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो अर्थात मुझे ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। पूरा कितना है 15, ऊपर वाला कितना है 8, तो बचेगी कितनी, ये 7 बचेगी। यही तो पूछा गया था मेरे से कि कितनी बचेगी, तो 15 माइनस 8 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर। समझ गए आप? ऐसा कुछ खास नहीं था क्वेश्चन के अंदर कि बहुत जटिल हो क्वेश्चन, सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम हर जगह ये जो कि मैंने बताया था आपको, और वहीं पे ये छोटा मोटा आपको इतना पता होना चाहिए, अर्थात जो आधारभूत ज्ञान है वृत्त का वो हमें पता है, तो हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझ गए आप। अभी आगे कुछ और देख लेते हैं, इसी प्रकार से वृत्त की चीज़ें देख ली। अब ये देख लेते हैं जीवाखंड। जीवाखंड क्या होता है, त्रिज्य खंड अभी आपने देख लिया, अब जीवाखंड और देख लेते हैं। जीवाखंड कैसे कि कोई भी एक जीवा मैंने बताया, ये जीवा है, ये ए भी मैंने जीवा मान ली, ए और बी ये जीवा है, ये जीवा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है मुझे। तो देखो ये ओ मैंने मान लिया इसका केंद्र, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये एक त्रिज्या हो गई इसकी, और एक ये दूसरी त्रिज्या हो गई, ठीक है। अब मैं कैसे निकालूं, तो आप ये बताओ मुझे, अगर मैं पूरे की बात करूं ओ ए, और यहाँ पे भी मैं ये मान लेता हूँ इसको एल, ठीक है, एल चाप। अगर मुझे अगर मुझे जीवाखंड का क्षेत्रफल चाहिए, जीवाखंड कौन सा है, ये वाला एरिया है जो जीवाखंड है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ज्ञात करूँगा जीवाखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, जीवाखंड का क्षेत्रफल अर्थात एरिया ऑफ सेगमेंट बराबर होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का एरिया माइनस त्रिभुज का एरिया। ये बताओ इस पूरे एरिया में से, अर्थात ये पूरा दे रखा है, इस पूरे एरिया में से अगर मैं त्रिभुज का एरिया माइनस कर दूं, अगर मैं त्रिभुज का एरिया माइनस कर दूं, तो क्या ये सिर्फ जीवाखंड का एरिया नहीं रह जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल रह जाएगा। तो देखो करेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता ही है, क्या होता है थीटा बटे 360, अभी बताया था, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब वहीं पे त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, तो -1/2 आर, क्योंकि आर है,
आर इंटू आर, और ये थीटा दे रखा है मुझे, तो साइन थीटा। क्या बताया था थीटा क्या होगा, और दो भुजाएं कौन सी होती हैं, ए बी साइन थीटा बताया था ना त्रिभुज का एरिया मैंने, 1/2 ए बी साइन थीटा, और ए बी क्या होंगी, जहाँ पे थीटा बन रहा होगा जिन चीज़ों से, तो थीटा इन दोनों भुजाओं से बन रहा है, ए बी से, सॉरी ओ ए से और ओ बी से, और वो क्या है आर और आर, तो आर आर साइन थीटा। तो इस प्रकार से पूरा क्या हो गया, ये हो गया जीवा खंड का क्षेत्रफल, क्या होगा थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2 आर इंटू साइन थीटा। ये क्या हो गया, ये आ गया मेरे पास जीवा खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ से ये भी चीज़ आपको पता लगी, बिल्कुल सिंपल चीज़ें थी। तो देखो त्रिज्य खंड भी हो गया, जीवा खंड भी हो गया। अब एक छोटी सी चीज़ और बच रही है, वो क्या है, देखो ये बलय वाला और बच रहा है, तो इसको और देख लेते हैं। ये क्या है, बलय क्या होती है कि अंदर कोई पूरा कोई त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है पूरा पूरा, सॉरी त्रिभुज नहीं व्रत है, ये पूरा व्रत है, ऊपर वाला व्रत ले लिया, ग्रीन पेंगल से बना हुआ है, और ब्लू से बना है ये छोटा वाला। अब इसमें मान के चलो ये बीच वाला जो एरिया है, इसका अगर मुझे एरिया पूछा जाए, बलय कौन सी होगी, इसका एरिया पूछा जाए, इस तरीके से पूरे पेन में कर दें, जो ये जो है ये क्या है, ये है बलय है। तो इस रिंग का एरिया ज्ञात करना है, तो रिंग का एरिया कैसे ज्ञात करूंगा, कि पहले तो मैं ऊपर वाले पूरा जो है इसका ले लूँगा एरिया, ये इसका एरिया ये मान लिया, मान के चलो मैंने, और इस पूरे एरिया में से ये छोटे वाले का एरिया मैंने मान लिया बी, तो ए माइनस बी कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, बलय का एरिया आ जाएगा। कैसे, देखो एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, एरिया ऑफ रिंग होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी पूरे की त्रिज्या कितनी है आर, तो पाई आर स्क्वायर, उसमें से छोटे वाले का ए का घटा दिया, तो ये था पूरे वाला बड़े वाला ए में से बी का छोटे वाले घटा दिया, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखेंगे पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, तो बलय का क्षेत्रफल ये होता है। अब इसी तरीके से पूछ सकता है कि ये रास्ता बोल सकता है कि इस तरीके से कोई रास्ता बना हुआ है, रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, पूरे की त्रिज्या कितनी है आर, और छोटे वाले कितनी है आर, तो वहीं पे चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो कैसे, परिधि ज्ञात करनी पड़ेगी चौड़ाई के लिए, तो 2 आर माइनस 2 आर, पहले में कैपिटल आर दूसरे में स्मॉल आर, C1 माइनस C2, जो ऊपर वाला ये है इसको मैंने C1 मान लिया और बी वाले को मान लिया C2, तो C1 माइनस C2 2 आर माइनस आर, तो आर माइनस आर ये जो होगा ये क्या होगा, रास्ते की चौड़ाई होगी, तो ये रास्ते की चौड़ाई होगी C1 अपॉन C2 बटे 2 पाई। अब आप कहेंगे कि ये C1 C2 क्या है, तो आपको पता लग गया C1 C2 क्या है, ये सरकमफेरेंस है, अर्थात सरकमफेरेंस आ जाएगा, C1 C2 सरकमफेरेंस है, यहाँ पे परिधि है, तो परिधि हम इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, आगे समझ में, ये बलय का क्षेत्रफल और रास्ते की चौड़ाई इस तरीके से फॉर्मूले निकाले जा सकते हैं। अभी इस पे 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, उन क्वेश्चन को कर लेते हैं ताकि ये व्रत आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके चलते क्या दे रखा है, देखो एक वृत्ताकार पार की त्रिज्या 16 है, क्योंकि अभी जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, इसको ये जो चीज़ें देखो ये दोनों मैंने बताई हैं, दोनों फॉर्मूले बताए हैं, ये दोनों फॉर्मूले अगर मुझे आते तो हैं लेकिन इनको अप्लाई कैसे करूं, तो उसके लिए मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, उन 2 क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। क्या है, देखो एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो बिल्कुल वृत्ताकार पार्क ले लेते हैं, ये वृत्ताकार पार्क ले लिया। ठीक है, इसकी त्रिज्या की बात की जा रही है, तो त्रिज्या मैंने ले ली इसकी 42 सेंटीमीटर, तो 42 सेंटीमीटर आ गया। पार के चारों ओर 7 सेंटीमीटर का रास्ता है, तो बिल्कुल पार के चारों ओर 7 सेंटीमीटर का रास्ता है, ये कर लिया। तो 7 सेंटीमीटर का रास्ता ले लिया, तो मैंने मान लिया कि ये जो हाइट है ये बीच की दूरी है, ये है 7 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालनी है बड़े वाले वृत्त की टोटल लेंथ, अर्थात ये त्रिज्या निकालनी है मुझे ये वाली, तो ये 42 है, ये 7 है, टोटल कितना हो जाएगा, तो 42 प्लस 7 ही हो जाएगा 49, तो ये 49 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है मुझे। सड़क का क्षेत्रफल कौन सी होगी, सड़क क्या होगा, तो सड़क जो बीच का पार्ट है ना, बीच का पार्ट ये बना हुआ है, बीच का पार्ट ये सड़क होगा, ये जो होगा ये सड़क होगा, इसका एरिया निकालना है मुझे। तो क्या करूँगा, पहले तो मैं इस पूरे का एरिया निकाल लूँगा, इस वाले का, इसको ए मान लिया मैंने, मान के चलो, इसको छोटे वाले को बी मान लिया मैंने, तो ए माइनस बी कर दूंगा। तो एरिया निकालना है,
पाई क्या बताया था, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो पाई को क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, आर प्लस आर और आर माइनस आर। पाई को 22/7। अब कैपिटल आर कितना दे रखा है, कैपिटल आर देखो 49 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ना, क्योंकि आर बराबर कितना है 42 + 7 = 49 और स्मॉल आर कितना दे रखा है 42। तो ये कितना हो गया 49 + 42 और ये हो गया 49 - 42। तो 22/7, 49 + 42 कितना हो गया 91। 49 - 42 कितना हो गया 7। तो देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 × 91 कितना हो जाएगा 2002 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो गया इसका एरिया, क्योंकि 22 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2002 आएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये हो गया सड़क का क्षेत्रफल। तो सड़क का क्षेत्रफल कितना आया 2002 वर्ग सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि एरिया हमेशा वर्ग में निकलता है और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में निकलता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो ये वाला फॉर्मूला अपना यूज हो चुका है। अभी अगला फॉर्मूला और बताया था उसके लिए भी क्वेश्चन है, तो देखो ये देख लेते हैं क्या है। एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक रास्ता बना है। तो पहले तो वृत्ताकार पार्क के चारों ओर रास्ता बना देते हैं। तो देखो ये हो गया और एक मैंने ये ले लिया, मान के चलो। ठीक, ये मैंने मान लिया कोई केंद्र इसका, ये मान ली मैंने स्मॉल आर और ये पूरा मान लिया मैंने कैपिटल आर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि बाहरी और आंतरिक परिधि 113 और 91 सेंटीमीटर है। तो बाहरी मैंने मान लिया ये है 113 सेंटीमीटर और ये आंतरिक वाली है, इसको मैंने मान लिया 91 सेंटीमीटर। अर्थात दे रखा है C1 जो है वो 113 सेंटीमीटर है और C2 है वो 91 सेंटीमीटर है। तो ये क्या है 2πr अर्थात कैपिटल आर और ये क्या है 2πr अर्थात स्मॉल आर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ C1 - C2 = कितना आ गया, C1 में C2 घटाया तो 7 और ये आ गया 13 और 9 22 आ गया। ये किसके बराबर होगा 2π कॉमन आ जाएगा r - r। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना था, रास्ते की चौड़ाई। और रास्ते की चौड़ाई मैंने क्या बताई थी आपको, r - r क्या होती है रास्ते की चौड़ाई। तो वो कितनी हो जाएगी 22/2π। तो 22/2 और पाई 22/7, 7 ऊपर, 22 से 22 कैंसिल, 7/2 अर्थात 3.5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया रास्ते की चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर। तो रास्ते की चौड़ाई कितनी हो गई 3.5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे काम आ गए और इसी के साथ यहाँ पे वृत्त से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी जो मैंने बताई हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। एक बार वापस से वृत्त से रिलेटेड चीज़ों का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, एक बार रिवीजन हो जाएगा, आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे इसके बहाने से। तो देखो ये क्वेश्चन लिए, उससे पहले रिंग का एरिया देखा था, तो वो क्या था πr² - πr²। बड़ी वाली त्रिज्या में से, जो बड़ी वाली त्रिज्या का वृत्त है उसमें से छोटी वाली त्रिज्या वाला जो वृत्त है उसमें एरिया घटा दिया है। वहीं रास्ते की चौड़ाई याद की, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए, याद होना ही चाहिए। तो C1 - C2/2π होता है। कैसे, नॉर्मल चीज़ ही, अगर आपको बेसिक पता है तो बेसिक से आप इस फॉर्मूले को आराम से निकाल पाएंगे। वहीं पर आगे क्या पढ़ा था हमने, जीवाखंड का एरिया देखा था। जीवाखंड क्या होता है पहले तो ये जानना जरूरी है। तो देखो ये जीवाखंड था, जीवा से बना हुआ जो एरिया था वो जीवाखंड था। तो जीवाखंड से बने हुए एरिया याद करने के लिए क्या किया मैंने, त्रिज्यखंड के एरिया में से अर्थात इस वाले एरिया में से इस त्रिभुज का एरिया घटा दिया, तो ये आ गया फॉर्मूला। ठीक है, अब वहीं पे ये कुछ फॉर्मूले देखे थे, क्वेश्चंस देखे थे। ये देखो त्रिभुज देखा था, तो त्रिभुज का परिधि क्या होती है 2πr। त्रिभुज का वृत्त क्या, क्षेत्रफल क्या होता है πr²। और अर्धवृत्त का ये इंपॉर्टेंट है, अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो πr + 2r होती है। 2r क्यों, क्योंकि अलग अलग हो जाता है दो भागों में, तो ये वाला एरिया भी दिखता है ना परिधि में, तो ये r और r, तो 2r हो गई। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूरे का कितना है πr², तो πr²/2। ठीक है, और वहीं बात की जाए लघु त्रिज्यखंड का एरिया, तो θ/360 πr²। कब, जब थीटा डिग्री में हो। और θ/2π कब हो जाएगा, जब थीटा रेडियन में हो। और चाप क्या होता है, चाप की लंबाई क्या होती है, चाप l बराबर होता है त्रिज्या × थीटा। थीटा क्या होता है इसमें रेडियन में होता है।
तो कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास चाप की लंबाई दे रखी हो तब मैं कैसे ज्ञात करूँगा, तो चाप की लंबाई L/2πr इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हमने पूरा वृत्त के बारे में पढ़ा था, त्रिभुज के बारे में सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। अभी बेसिकली अपना आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, तो देखो क्या देखेंगे आगे, एक बार बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या हमने शुरू में स्टार्ट किया था। तो देखो इस तरीके से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे त्रिभुज अपना कंप्लीट हो गया, बात की जाए वृत्त की कंप्लीट हो गया। अभी क्या पढ़ेंगे, वृत्त और आयत पढ़ेंगे, और वृत्त और आयत जैसा ही कुछ दिखेगा आपको चतुर्भुज के अंदर, और उसके बाद बहुभुज। तो इस तरीके से हम 2D अपनी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी लेक्चर के आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं वृत्त और आयत। डियर स्टूडेंट्स, अभी ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल के बारे में चर्चा करेंगे। देखो अब तक अपना हो चुका था, मैंने वही बता दिया। अभी ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल अर्थात आयत। तो आयत क्या होता है आपको पता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो बस उसी चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे कि देखो क्या होता है कि जैसे मान लिया ABCD एक आयत है, तो आयत कैसे बनेगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा पहली चीज़ तो। और आमने सामने की भुजाएं, अर्थात मान के चल ली मैंने ये इसकी लंबाई हो गई, तो आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होंगी, तो AB समांतर CD, तो AB होगा ये CD के समांतर होगा, समांतर के साथ साथ बराबर भी होगा। और अगर विड्थ की बात करें इसकी चौड़ाई की, तो AD, तो ये हो गई चौड़ाई AD। तो AD BC दोनों एक दूसरे के समांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी। इसके अलावा और क्या है, जो विकर्ण होंगे, विकर्ण आप जानते हो, एक से दूसरा मतलब इस तरीके से जो इसके विकर्ण होंगे, विकर्ण AC और BD दोनों ही विकर्ण होंगे, ये दोनों ही विकर्ण बराबर होंगे। और इसके अलावा और क्या है, जहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे, अर्थात यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं बिंदु O पे, तो O जो होगा ये मिड पॉइंट होगा। क्या होगा, O जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। किसका होगा, O मिड पॉइंट, O मिड पॉइंट होगा इन दोनों ही डायगोनल्स का, अर्थात दोनों ही विकर्णों का। तो हम कह सकते हैं कि जो OA है ये OC के बराबर होगा, ये दोनों बराबर होंगे। वहीं पे OB और OD बराबर होंगे, ये दोनों भी बराबर होंगे। तो ये मैंने लिख दिया, OA बराबर OC, OB बराबर OD। ये चीज़ समझ में आ गई। ये बेसिक ज्योमेट्री है, जो रेक्टेंगल है अर्थात आयत है उसकी बेसिक ज्योमेट्री है। इसके अलावा एक चीज़ और है, वो क्या है, ये सारी चीज़ बराबर है। अब इस चीज़ से देखो एक चीज़ और पता लग सकती है क्या, कि ये जो जैसे ये विकर्ण है, एक विकर्ण एक आयत को दो बराबर भागों में बांटता है एरिया के हिसाब से। तो कह सकता हूँ कि इस पूरे वाले को अगर मैं एक मान लूँ और इसको दो मान लूँ, तो एक बराबर दो होगा, अर्थात ABC बराबर होगा ACD। तो ट्रायंगल ए का और ट्रायंगल बी का एरिया दोनों का बराबर होगा। अब वहीं पे अगर मैं दूसरी साइड से मान लूँ, दूसरी साइड से कैसे, इस वाले रेक्टेंगल से बात करूँ, जैसे ये वाला रेक्टेंगल है तो इस वाले रेक्टेंगल से बात करूँगा, तो ये एक मान लिया और ये दो मान लिया, तो कह सकता हूँ ABD ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BCD, इन दोनों का जो एरिया होगा वो बराबर होगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि विकर्ण जो होते हैं वो रेक्टेंगल को दो बराबर क्षेत्रफल में बांटते हैं। और अगर विकर्ण से रेक्टेंगल में क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है। तो मैंने कह दिया उसी तरीके से कि ट्रायंगल ABC बराबर होगा ट्रायंगल ACD, और ट्रायंगल ABD का एरिया बराबर होगा ट्रायंगल BCD के एरिया के। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो कुछ चीज़ें देख लेते हैं इसकी पैरामीटर और एरिया के बारे में। तो पैरामीटर क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया, चारों भुजाएं जितनी भुजाएं दे रखी हैं उनका योग, त्रिभुज में तीन होती थी, तीनों का योग। तो देखो L + B, L + B, तो इन्हीं चीज़ों को मैंने लिख दिया। L दो बार जोड़ा गया, B भी दो बार जोड़ दिया। अब देखो 2L हो गया और 2B हो गया, इसको लिख सकता हूँ मैं 2L और इसको लिख सकता हूँ 2B। 2 कॉमन आ गया तो 2L + B। तो क्या हो गया, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे L लंबाई है, लेंथ, और B विड्थ है अर्थात चौड़ाई है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। और वहीं पे विकर्ण की बात की जाए तो देखो विकर्ण की क्या हो गया है, तो विकर्ण के बारे में बात करेंगे। तो देखो विकर्ण निकालता हूँ। अब मुझे ज्ञात करना है, ये मैंने मान लिया ये विकर्ण है, AC विकर्ण है, इसकी मुझे ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है मुझे। तो देखो ये L दे रखा है, ये B दे रखा है, और मैंने क्या बताया था कि 90 डिग्री होता है प्रत्येक एंगल, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये क्या हो गया, ये पूरा हाइपोटेनियस नहीं हो गया क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या हो गया, हाइपोटेनियस। अब क्या होता है, हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है, रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, B है, B स्क्वायर, और बेस क्या है, L है, तो L स्क्वायर। तो यही तो आया, ये देखो यही मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है,
विकर्ण जो होगा वो होगा √L² प्लस B²। तो ये चीज़ समझ में आ गई। पैरामीटर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और विकर्ण होता है रूट में L² प्लस B²। तो परिमाप आ गया, क्षेत्रफल आ गया, विकर्ण आ गया। अब इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसके रेक्टेंगल के क्वेश्चन देख लेते हैं ना। ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली, अब जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक पता कैसे लगेगा क्या चीज़ समझ में आई क्या नहीं आई। तो देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन कहा जा सकता है इस क्वेश्चन को। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली आपने देखा नॉर्मल क्षेत्रफल पूछ रहे हैं और परिमाप पूछ रहे हैं, इसमें आपको पूरी ज्योमेट्री का भी यूज करना पड़ेगा। अर्थात ऐसा नहीं है कि जैसे क्वेश्चन आपको मिल गया डायरेक्ट आपने डाटा पुट किया और आंसर आ गया, थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। क्या बोल रहा है, ABCD एक आयत है अर्थात रेक्टेंगल है, तो बिल्कुल रेक्टेंगल बना लेते हैं हम ABCD। ये एक रेक्टेंगल हो गया ABCD, सॉरी ये रेक्टेंगल हो गया क्या, ABCD। तो लिख देता हूं ABCD, ठीक है। और क्या बोल रहा है, PQ बोल रहा है, PQ क्रम से AB और AD पर कोई दो पॉइंट इस प्रकार हैं। किस पे, AB पे और AD पे। तो मैं लिख देता हूं 2 पॉइंट। P किस पे है, AB पे, तो AB पे P मैंने यहाँ पे ये मान लिया, ये P हो गया। और क्या बोल रहा है, Q किस पे है, AD पे, तो AD पे मैंने Q यहाँ मान लिया, ये हो गया Q, तो ये हो गया Q, ठीक है। 2 पॉइंट इस प्रकार हैं कि ट्रायंगल APQ, ट्रायंगल APQ अर्थात एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है, तो एक ट्रायंगल मैंने ये बना दिया। और ट्रायंगल PBC, ट्रायंगल PBC, तो एक मेरे को यहाँ बनाना पड़ेगा, ये ट्रायंगल बन गया, ठीक। और क्या बोल रहा है, ट्रायंगल CDQ, तो CDQ अर्थात एक ट्रायंगल ये बन गया, तो ठीक है। क्या बोल रहा है, इन सबके एरिया बराबर है, तो मैं इसको बराबर कर देता हूँ। तो ये मैंने 1 मान लिया, ये 2 मान लिया और ये 3 मान लिया, तो मैंने कह दिया ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, इनके एरिया बराबर है। तो 1 का एरिया बराबर 2 का एरिया बराबर 3 का एरिया। तो मैंने APQ को लिख दिया 1, ट्रायंगल PBC को लिख दिया 2 और ट्रायंगल CDQ को लिख दिया 3, एरिया इनके बराबर है। अब आगे क्या बोल रहा है कि BP जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो ये लिख दिया मैंने, ये है 2 सेंटीमीटर, तो लिख देता हूँ ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे समझ में आपकी में। अब देखो आपको ये चीज़ पता है क्या कि ट्रायंगल का एरिया मैं लिख देता हूँ, चूंकि ट्रायंगल APQ इज टू ट्रायंगल PBC, ये चीज़ समझ में आ गई। और मुझसे पूछा क्या है, आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई अर्थात ये पूरी ज्ञात करनी है मेरे को। ये 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये क्या बचेगी, ये मैंने मान ली कि x है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, APQ अर्थात ट्रायंगल 1 हो गया और PBC अर्थात ट्रायंगल 2 हो गया। क्या होता है ट्रायंगल का एरिया, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो 1/2 आधार इसका क्या है x, ऊंचाई मुझे पता नहीं तो मैंने 1 ही मान रहा। दूसरे का देखो आधार क्या है 2, 1/2 इंटू 2। अब क्या होनी चाहिए, ये दोनों का एरिया बराबर है, तो इसका मतलब इसकी ऊंचाई 2 होनी चाहिए और इसका जो इसकी ऊंचाई x होनी चाहिए। तो ये x हो गई और ये 2 हो गई। कैसे आया, समझ में आ गया होगा आपकी में। तो इसलिए मैं इन दोनों चीज़ों से यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि BC है वो होगा x और AQ है वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। आ गया समझ में। अभी एक चीज़ बताओ, मैंने क्या बताया था कि ट्रायंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसकी जो हाइट है और इसकी जो है वो बराबर होगी, समांतर भी होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये x है, ये 2 है, तो कितना हो गया, x + 2 हो गया पूरा। ये पूरा x है, ये 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा x - 2, ठीक है। सारी चीज़ मेरे पास आ चुकी हैं। अब मैं आराम से निकाल सकता हूँ x की वैल्यू क्या होगी। मेरे से यही तो पूछिए, आयत की लंबाई क्या होगी, x की वैल्यू आया तो आयत की लंबाई निकाल सकता हूँ। तो बिल्कुल देखो क्या करूँगा, चूंकि ट्रायंगल APQ का एरिया बराबर है ट्रायंगल DCQ के एरिया के, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/2 x² - 4 बराबर 1/2 2 × x। कैसे देखो,
ए पी क्यू की बात करूं तो ए पी क्यू कौन सा है, ए पी क्यू यानी कि एक वाला है, और सी डी क्यू की बात की जाऊं तो ये है 3 वाला। तो इसमें देखूंगा तो देखो ये ए पी क्यू का एरिया नहीं, सी डी क्यू का लिख दिया, सॉरी मैंने तो इसको उल्टा लिख दिया, इसको एक बार सीधा लिख देता हूँ। ये देखो ए पी क्यू का लिखता हूँ पहले तो ए पी क्यू कितना हो गया 1/2, इसमें आधार कितना है x, ऊंचाई कितनी है 2, बराबर कितने का है 1/2। अब इसमें देखूंगा आधार और ये ऊंचाई हो गई, तो इसको x + 2 लिख सकता हूँ और x - 2 लिख सकता हूँ। तो 1/2 इंटू एक्स इंटू 2 बराबर, ये देखो a + b a - b, तो a² - b² हो गया, तो 1/2 x² - 4 हो गया। ठीक, अब मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ आराम से, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास 2x आ गया, तो 2x बराबर ये कितना हो गया x² - 4। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो इस तरीके से बनेगा x² - 2x = 4, ये ऑलरेडी आ चुका है। तो अब x में समीकरण बनेगा x² - 2x + 1, इसमें मैंने एक जोड़ दिया और इधर मैं इसको भी 4 + 1 कर देता हूँ, मतलब दोनों का वर्ग करने के लिए मैंने एक जोड़ दिया है। ये जो एक जोड़ा है ना दोनों साइड, ये दोनों का वर्ग करने के लिए जोड़ा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x - 1² बराबर 5। ठीक है, अगर यहीं से मैं x - a ज्ञात करना चाहूँ तो x - a हो जाएगा √5। अब यहीं से मैं x ज्ञात करना चाहूँ तो हो जाएगा √5 + 1। अब ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। पूछी क्या थी मेरे से, लंबाई, और लंबाई क्या होगी x + 2। अब x का मान मेरे पास है क्या है 5 + √5 + 1, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x की जगह √5 + 1 + 2, तो कितने हो जाएगी 3 + √5, ये क्या हो गई, ये लेंथ हो गई, अर्थात ये लंबाई हो गई। तो यही तो मेरे से पूछा था लंबाई क्या होगी, तो ये लंबाई होगी। तो आपने देखा इस रेक्टेंगल था, इसमें आपको ट्रायंगल भी आना चाहिए, ट्रायंगल के फॉर्मूला यूज में हुए, उसी के साथ आपको ये भी पता रहना चाहिए कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो रेक्टेंगल का भी यूज हो गया। ठीक, इस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, देखो क्या है, ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एल बी पी किसी आयत की क्रम से लंबाई एल लंबाई है, बी चौड़ाई है और परिमाप पी है, तथा बी एल पी मतलब इसी क्रम में गुणोत्तर श्रेणी में है, तो L/B अर्थात लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। अब चूंकि देखो ये बोल रहा है गुणोत्तर श्रेणी, सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको पता है क्या कि जो गुणोत्तर श्रेणी होता है, गुणोत्तर श्रेणी माना ABC गुणोत्तर श्रेणी में, तो मैं लिख सकता हूं कि A/B = B/C, अर्थात क्या हो गया, कहने का मतलब कि जो B² है वो AC के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी चीज को मैंने लिख दिया कि ये दोनों किस में हैं, ये गुणोत्तर श्रेणी में, तो इस चीज को भी लिख सकता हूं मैं कैसे, कि जो L² अर्थात ये बीच वाला अंक है ना, ये इसका स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है, तो इसमें बीच वाला कौन सा L, L का स्क्वायर B और P के मल्टीप्लाई के बराबर हो गया। आ गया समझ में, B का B लिख दिया। अब आपको पता होना चाहिए P क्या होता है, P पैरामीटर होता है, और पैरामीटर क्या होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई, 2 × लंबाई + चौड़ाई लिख दिया। ये क्या है, ये L² है, L² का L² लिखा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2LB + 2B², और ये हो गया L², तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो गया L² - 2LB, और इधर क्या हो गया, ये हो गया 2B²। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, स्क्वायर बनाने के लिए, स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्या किया, दोनों साइड में +B² ऐड कर दिया, तो L² प्लस, सॉरी माइनस आएगा ना, माइनस दे रखा है, 2LB = 2B²। अब स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड में मैंने B² ऐड कर दिया, तो B² दोनों साइड में ऐड हो चुका है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ L + B, क्यों माइनस आएगा ना, सॉरी क्यों, L - B का होल स्क्वायर, इसका टू क्या होगा 3B²। अब मैं इसका अगर रूट लूँ तो क्या हो जाएगा, L - B = √3B। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं L = हो जाएगा √3B + B,
अब इसमें क्या किया, b कॉमन आ गया तो ये कितना हो गया, √3+1 आ गया और ये आ गया l। अब मुझे पूछा क्या था, मुझसे पूछा l/b, तो देखो l/b इसका टू हो जाएगा √3+1 और आप देखेंगे यही मेरे से पूछ रखा है तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यही तो पूछा है l/b अर्थात लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होगा, तो √3+1 लंबाई और चौड़ाई का रेशियो होगा। तो यहाँ पे देखा आपने दो टॉपिक अपने काम में आए, कौन कौन सा, एक तो आपको गुणोत्तर श्रेणी का ये चीज़ आनी चाहिए कि b² = AC होता है, वहीं से मैंने यहाँ पे परिमाप का फॉर्मूला लगा दिया, परिमाप का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन थी वो करके और आराम से मैंने क्वेश्चंस का आंसर निकाल दिया है। तो इस प्रकार से जो रेक्टेंगल होगा उसमें से खास क्वेश्चन नहीं बनते, नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं जिनको आप आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब रेक्टेंगल हो गया अपना, अब स्क्वायर देख लेते हैं क्योंकि रेक्टेंगल में ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मल चीज़ें सारी सारी। स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर देखो रेक्टेंगल में तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन स्क्वायर में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, बराबर होती हैं और चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है, ये दे रखा है ना AB = BC = DA, ये सबसे बड़ा अंतर है रेक्टेंगल में और स्क्वायर में। और क्या है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तो ऑल एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री के होंगे। डायगोनल दोनों होते हैं जो बराबर होते हैं, जो कि रेक्टेंगल में भी होते थे, AC और BD दोनों ही विकर्ण बराबर हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जबकि रेक्टेंगल में देखते थे तो 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट नहीं कर रहे थे, जबकि जो स्क्वायर है उसमें बाइसेक्ट 90 डिग्री के एंगल पे करते हैं। और ये सारी चीज़ें तो वहाँ पे भी आई थी क्या कि OA = OC = OB = OD, जबकि वहाँ पे क्या था, ये दोनों बराबर थे और उसके अलावा ये दोनों बराबर थे, नहीं कि सभी बराबर थे। क्यों सभी बराबर इसलिए नहीं हुए थे, क्योंकि वहाँ पे चारों भुजाएं बराबर नहीं थी, आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, जबकि इसमें चारों भुजाएं बराबर और आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो इसलिए ये सारे के सारे जो OA = OC = OB = OD होगा। ठीक है, ये नॉर्मल ज्योमेट्री थी। अभी इसमें आगे देख लेते हैं, आगे परिमाप की बात की जाए तो परिमाप में देखो सारी भुजाएं, एक भुजा की लंबाई कितनी मैंने A मान ली तो सबकी सेम होगी, A होगी, तो इसकी भी A होगी, इसकी भी A और इसकी भी A, तो सबको ऐड कर दूंगा, A + A + A + A परिमाप होता है तो क्या हो गया 4A। वहीं पे एरिया निकालना है तो A² तो A² हो गया परिमाप। डायगोनल निकालना है, अब देखो एरिया का ये तो कब दे रखा है, जब भुजा दे रखी है। अगर मान के चलो मुझे इसका दे रखा है कि डायगोनल दे रखा है, मुझे सिर्फ दे रखा है विकर्ण, तो विकर्ण कैसे निकालूंगा। अब चूंकि मैंने बताया कि विकर्ण एक दूसरे बराबर होते हैं, D1 D2 नहीं होते इसमें, तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 D1 × D2, और चूंकि D1 और D2 बराबर हैं तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 D1² या D2² या फिर D² भी लिख सकता हूँ। तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, सॉरी विकर्ण नहीं, विकर्ण से एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 D², कब, जब D विकर्ण है। अब इसका डायगोनल निकालना है मुझे। डायगोनल निकालने के लिए देखो मैं क्या किया, ये दे रखा है, ये A दे रखा है, तो ये इसका डायगोनल हो गया अर्थात H हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब आपको पता है किससे, पाइथागोरस प्रमेय से H² बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है A² और बेस क्या है A², तो H बराबर क्या हो जाएगा √A² + A²। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2A²। अब इसका मैंने स्क्वायर किया तो ये √2A हो जाएगा, तो डायगोनल क्या आएगा √2A अर्थात A² + A², तो 2A² और वापस से इसका रूट लिया तो कितना हो गया A√2 या फिर √2A, ये डायगोनल हो गया। ये चीज़ समझ में आई आपकी में। अभी और चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट, वो क्या देखो, वहाँ पे देखा था हमने जो, जैसे ये पूरा रेक्टेंगल एक है, इसको मैंने मान लिया ये विकर्ण से कर रहा है, और ये ट्रायंगल 2 है, तो 1 और 2 का एरिया बराबर होगा, 1 और 2 का एरिया बराबर होगा। लेकिन चूंकि ये डायगोनल हैं जो सेम हैं तो इसलिए 1 2 भी बराबर होगा, और 1 2 के बराबर देखेंगे, 1 2 के साथ साथ अगर इस रेक्टेंगल से देखा जाए तो 3 का और 4 का भी बराबर होगा। तो इसका मतलब जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे ABC, ACD, ABD और BCD, इन सब का जो एरिया होगा बराबर होगा क्या 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और सब में आधार क्या होगा A होगा, चूंकि सारी भुजाएं बराबर हैं और ऊंचाई भी A होगी, तो 1/2 A² हो जाएगा। अगर मान के चलो मैं इस रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ, किसकी, दोबारा देखेंगे, इस वाले रेक्टेंगल की, सॉरी रेक्टेंगल की नहीं, इस वाली भुजा की बात कर रहा हूँ, ये वाला है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल है, इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOB OBC OCD OAB, तो इसका क्या होगा 1/2 आधार आधार A, ऊंचाई देखेंगे तो A/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऊंचाई, क्योंकि देखो ये देखेंगे, ये वाली
जब पूरी भुजा ए है तो ये आधा आधे पे काट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो इसीलिए ए ऊंचाई 1/2 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा और ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया आपकी में। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देखेंगे कि विकर्ण शीर्ष कोणों को समद्विभाजित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कराऊंगा उसमें काम आएगा। अगर ये चीज़ आपको नहीं आती तो वो वाला क्वेश्चन हो नहीं सकता, पूछा गया था एसएससी में। वो क्या बोल रहे हैं कि विकर्ण शीर्ष कोणों को, शीर्ष कोण कौन से, ये हो गए, वैसे 90 डिग्री है, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो इसका मतलब ये वाला भी 45 होगा और ये वाला भी 45 होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, तो मैंने लिखा भी है, समद्विभाजित करते हैं अर्थात 45 45 के। अब देखो ये आर है, कैपिटल आर, और ये स्मॉल आर, अर्थात ये सरकम सेंटर है, मतलब सरकम सेंटर का रेडियस है, और ये इन सेंटर का रेडियस है। तो सरकम सेंटर कौन सा हो गया, ये ऊपर बड़ा वाला हो गया, मतलब ये वाली जो ब्लू लाइन से बनी हुई है। तो ये क्या होगी, तो इसकी बात कर रहे हैं कि इसकी रेडियस क्या होगी, तो यहाँ पे रेडियस होगी √2a/2। कैसे, ये देखेंगे किस प्रकार से इस तरीके से होगी। तो ये देखो, ये जो है ना, इसकी बात की जा रही है, सॉरी ये नहीं है, गलत बताया मैंने अभी आपको, कौन सी वाली होगी मैं बताऊंगा अभी। देखो ये जो बात हो रही है ना, ये हाफ बना हुआ है आधा, इसकी बात हो रही है, ये वाला है, ये है। अभी हमने देखा डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है √2a होता है डायगोनल, वापस देखेंगे, डायगोनल होता है √2a, ये डायगोनल होता है, और इसका आधा करना है एक त्रिज्या निकालने के लिए, ये वाली निकालने के लिए √2a/2 हो जाएगा। वहीं पे बात की जाए स्मॉल आर की, इस वाली की, तो ये आपको पता है, ये तो आर हो ही जाएगा नॉर्मल, सबको पता है। तो आर क्या होगा, क्योंकि पूरी कितनी है a, क्योंकि बराबर होगी, और इसका आधा हो जाएगा तो a/2। अगर हमसे पूछे कि सरकम सेंटर की रेडियस, मतलब इसके जो वृत्त है, वृत्त का जो बाह्य, वृत्त नहीं सॉरी, ये है अपना स्क्वायर अर्थात वर्ग, वर्ग पे जो बाह्य वृत्त बना है उसकी त्रिज्या और वर्ग का जो अंत वृत्त है उसकी त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। तो अनुपात देखेंगे ये कितना हो जाएगा, ये a√2/2 डिवाइड बाई a और √2, तो a से a कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, √2/a। तो इसका जो अनुपात होगा वो हो जाएगा √2/a, ये हो जाएगा इनका अनुपात। समझ में आ गया होगा। ऐसा कुछ खास था नहीं क्वेश्चन के अंदर कि आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़े। आगे देखते हैं अध्ययन के इसी क्रम में। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे कि ABCD एक वृत्त है, तो बिल्कुल ABCD एक वृत्त बना देते हैं। ABCD एक वृत्त है, तो बिल्कुल वृत्त बनाते हैं ABCD, ये वृत्त बना दिया, वृत्त नहीं, ये तो सॉरी स्क्वायर की बोल रहा हूँ ना, स्क्वायर बनेगा, वृत्त नहीं बनेगा। ये देखो ये बना दिया मैंने वर्ग, अर्थात स्क्वायर बना दिया। क्या बोल रहा है, ABCD एक वर्ग है, तो वर्ग बना दिया जिसकी भुजा 7√2 है। ठीक है, तो पहले तो ABCD ABCD। अब क्या बोल रहा है, CD पर कोई एक बिंदु इस प्रकार है, तो CD पे कोई एक बिंदु लेता हूं मैं, CD पे एक बिंदु मैंने यहां पे ले लिया। एक बिंदु इस प्रकार है कि CE, अर्थात वो बिंदु क्या हो गया E। CE कितना है, ABC यहां पे नहीं होगा ना, गलत हो गया, देखो ये AB, ये होगा C और ये होगा D, तब क्या हो जाएगा CE 2√2। ठीक है, विकर्ण AC, तो विकर्ण AC बनाते हैं, AC ये विकर्ण हो गया। ठीक है, पर बिंदु F, इस पे बिंदु F मैंने मान लिया, यहाँ पे बिंदु F इस प्रकार है कि CFE जो है वो 90 डिग्री है, अर्थात बोल दिया कि ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो चतुर्भुज ADEF का एरिया क्या होगा। अब कौन से वाले पूछ रहा है, ये बात कर रहा है इस वाले, इसकी ये जो है ये एक मान लिया मैंने, इसको मान लिया एक, इसके एरिया की बात कर रहा है। अब देखो
यहाँ से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आएंगी। वो क्या, देखो मैंने क्या बताया था कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। लेकिन उसी के साथ मैंने आपको क्या बताया था कि विकर्ण प्रत्येक शीट्स के कोण को बाइसेक्ट करता है, अर्थात दो बराबर भागों में बांटता है। तो 45 के दो बराबर भाग, 90 के दो बराबर भाग 45 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये भी 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा। अब मुझे बात बताओ, ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180, ये 90 दे रखा है, ये 45, तो ये भी कितना होगा, ये भी 45 होगा। अब एक चीज़ बताओ, अगर बात करूं मैं ट्रायंगल FCE या FEC की बात करता हूं, यहाँ पे मुझे हाइपोटेनियस दे रखा है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी दे रखी है, 2√2। अब मुझे परपेंडिकुलर और मुझे बेस चाहिए। परपेंडिकुलर मैंने मान लिया इसका परपेंडिकुलर है FE और बेस मान लिया मैंने इसका है FE और FC। ये क्या होगा, अब चूंकि आपको पता है कि दोनों ही एंगल 45 डिग्री के हैं, ये देख लिया कि दोनों ही एंगल 45 डिग्री के हैं, तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। और ये पता है कि दोनों भुजाओं का जो योगफल, वर्ग का योगफल होगा वो 2√2 होगा। तो इसके मतलब ये दोनों भुजाएं कितनी होंगी, 2 की और 2 की, क्योंकि इन दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो 2√2 ही आएगा। देखो कैसे, इसका वर्ग होगा 4 और इसका वर्ग हो जाएगा 4 और इनका स्क्वायर 8 को करेंगे तो 4 बार और 2 कितना आ जाएगा, सॉरी 2 बार आ जाएगा, तो 2√2 आ जाएगा। तो ये चीज़ पता लग गई, ये हो गया 2 और ये भी 2। अब देखो, अब यहाँ से करते हैं, अब इसका मैं निकालता हूँ एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा, 1/2, आधार 2, ऊंचाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2। ठीक, अब मुझे निकालना है रेक्टेंगल या फिर चतुर्भुज ADEF का एरिया। तो इसका एरिया क्या होगा, आपको पता है कि विकर्ण वर्ग को दो बराबर भागों में बांटता है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो मैं कह सकता हूं कि जो वर्ग है उस वर्ग ABCD का एरिया का आधा अर्थात ये दो बराबर भागों में बांट दिया, इसका आधे में से माइनस कर दूंगा त्रिभुज FEC का एरिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये वर्ग ABCD का एरिया क्या होगा, भुजा स्क्वायर होता है। अब भुजा कितनी दे रखी है, इसका भुजा देखो यहाँ पे दे रखा है, भुजा है 7√2 का स्क्वायर बाई 2, तो 7√2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसका एरिया मुझे पता लग गया 2 ही है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका एरिया है 2। ये कितना हो जाएगा, 7 7 49 और ये 2 बार और ये 2 बार, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -2, तो कितना गएगा 47। तो 47 वर्ग सेंटीमीटर इस चतुर्भुज का एरिया होगा। किसका, चतुर्भुज 1 का एरिया। चतुर्भुज 1 का एरिया कितना हो जाएगा, 47 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखा यहाँ पे कौन कौन सी चीज काम आई, क्या कि पहली बात तो ये एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये सारी चीज काम आई। क्या करता है, डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है एंगल को, बराबर भागों में बांटता है, अर्थात 45 का होगा। तो 45 ये, फिर बचा कुचा ये 90, तो ये भी 45। तो यहाँ से हमें देखो, ये सिर्फ ये पता था, ये दे रखा था। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। और हाइपोटेनियस बराबर क्या होता है, या हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, या लिख सकता हूँ मैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। और आपको ये पता था P और B दोनों बराबर होंगी, और P और B दोनों बराबर होंगी तो इसका मतलब 2 और 2 होंगी, तभी यहाँ पे H2√2 आ सकता है। तो यहाँ से 2 और 2 आ गई। अब उसी तरीके से मैंने जो ट्रायंगल था इसका एरिया निकाल दिया। अब मुझे किसका चाहिए, सिर्फ इस एक वाले पार्ट का एरिया चाहिए, मुझे चाहिए इसका एरिया। ये देखो इसका एरिया चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरे के एरिया में से इस वाले एरिया को घटा दूंगा, अर्थात मुझे एक वाले का एरिया चाहिए, तो मैं ACD का एरिया निकाल दूंगा। तो ACD का एरिया कैसे निकलेगा कि पूरे वर्ग है उसका आधा कर दूंगा। क्यों, क्योंकि जो विकर्ण होता है वो पूरे वर्ग को दो समांतर भागों में बांटता है बाई एरिया के अकॉर्डिंग। तो इसलिए मैंने आधा कर दिया, फिर उसमें से उस त्रिभुज जो अंदर त्रिभुज बना हुआ है 2, इसका एरिया घटा दिया। ठीक, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है इनको हम इस तरीके से डील करेंगे। ये चीज समझ में आई आपकी में। अभी आगे कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनको देख लेते हैं। देखो क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें,
ये देखो ये पूरा क्या है, वर्ग है, ये दे रखा है। तो इसको पहले तो कर लेता हूँ, ये ए है, ये ए बी सी डी है, और ये ई है, ये एफ है, और ये जी है। ठीक है, अब मुझे ज्ञात करना है कि ए बी सी डी का एरिया, इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि पूरे के एरिया में से घटाना पड़ेगा ना इसका और इसका, तभी तो आएगा ये। तो इस पूरे का एरिया हो जाएगा भुजा स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर, और ए कितना दे रखा है 14, और 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें से क्या करूँगा मैं, ट्रायंगल नहीं, जी ई एफ का एरिया निकाल सकता हूँ बिल्कुल, ये यानी कि अर्धवृत्त का एरिया। तो जी ई एफ का एरिया घटा दूंगा, ये क्या है, ये है अर्धवृत्त। ठीक है, ये क्या है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का एरिया होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट सही कर रहे हैं कि हम एक बार देख लेंगे। इस पूरे का एरिया इसमें से माइनस करूंगा, फिर इस आधे का बच जाएगा, लेकिन फिर भी ये वाला और ये वाला पोर्शन ही बच जाएगा। छायांकित भाग का एरिया चाहिए मुझे, तो ये तो एक तरीके से आधा आ गया, आधार गुना ऊंचाई। एक बार वापस से देखेंगे, देखो कुछ गलत हो रहा है शायद।